तो जो आप चीज है, जो आपके पास दिमाग में है, कुछ भी खेती करते हैं आप, होता है आपके, देखो प्रश्न आपके खुद ही निकलेगा, क्या करते हो खेती आप? आपके यहाँ क्या होता है आपका? नहीं नहीं, इनको बोलने दीजिए सर, सबको इनको बोलने दीजिए। गेहूं होता है। हाँ गेहूं हाँ। और मक्की भी होती है। आप खेती करते हो कि नहीं? हाँ सर। जाते हैं? एक कनाल जानते हैं कितना एरिया होता है? आप बता दो। 20 मरले होता है। 20 मरला होता है। कितना स्क्वायर मीटर हो सकता है एरिया? वो 400 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है ना। 20 मरले 400 स्क्वायर, और एक मरला जो होता है वो 20 स्क्वायर मीटर का होता है, ठीक है ना। एक कनाल में कितना कनक डालते हैं आप? बीज। घबराओ नहीं सर, गलती बोलो आप इतना डर गए हो कि अब वो बच्चों का क्या हाल होगा। आप डरो नहीं, आप कुछ भी बोलो, 50 किलो की, 5 किलो की, 1 किलो की, आधा किलो, कुछ भी तो होगा। हाँ, कितना बीज डालते हैं एक कनाल में आप कनक? 5 किलो। 5 किलो। क्या ये सही है? कितने लोग हैं जो सही है, कितने लोग बोल रहे हैं गलत है? सभी लोग? नहीं नहीं, जो गलत है वो खाली हाथ उठाओ। कोई 5 किलो डालता है, कोई 6 किलो डालता है। हाँ, कोई बात नहीं, समझ गया आपकी बात। देखिए 4 से हम 5 किलो के बीच में डालते हैं, ठीक है ना, एकदम घबराओ नहीं। खाद, अगर खाद डालते हैं आप, तो कनक का बीज हम डालते हैं, तो कनक का उत्पादन कैसे बढ़ता है? बीज से बढ़ता है, खाद से बढ़ता है, कि मेहनत से बढ़ता है? किस चीज से बढ़ता है? सब खाद भी थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, दोनों करते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है सब खेती में? मेहनत। पानी तो बाद में लगाएं। बीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या बीज डाला आपने? कौन सा पेट्रोल डाला कि जिससे गाड़ी चलेगी? गाड़ी तो आपकी 5 लाख की हो, 5 करोड़ की हो, 50 करोड़ की हो, पेट्रोल खत्म, हवाई जहाज ऊपर से ही गिर जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बीज, जो आप उसमें डेली डालते हैं। जब जो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी अगर आपने बीज अच्छे क्वालिटी का नहीं लगाया। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बीज। बीज का क्या है? बीज में 5 चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी बीज यूज करते हैं, कहां से ले रहे हो, क्या कहां से आपने लाया है। अगर आपका अपने घर का बीज है तो वो मेरा अपना है, मेरे को गारंटी है कि ये बीज अच्छी है, ठीक है। कहीं और से खरीद रहे हो तो सोर्स क्या है? प्राइवेट दुकान से खरीद रहे हो, सरकारी डिपार्टमेंट से खरीद रहे हो, या किसी से शेयर करके ले रहे हो कि 2 किलो तुमको देता हूं, या किसी दुकानदार से खरीद रहे हो, या गांव में भी लोग खरीद लेते हैं एक दूसरे से। तो वो बहुत जरूरी है कि बीज कहां से आपने खरीदा, तो सोर्स आपका पता होना चाहिए। मैंने उनके यहाँ का बीज लिया इसलिए अच्छा था, नहीं। अगर वो बोलते हैं कि इस बीज का ये नाम है तो उस बीज का आपको पता होना चाहिए। तीसरा चीज क्या है? बीज आप जब खरीद के लाते हो, क्या वो बीज पुराना था या नया था? जैसे प्याज का बीज है, 1 साल प्याज का बीज भी अगर पुराना हो गया तो वो जर्मिनेशन 50% और उसमें फूल बनने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत कनक का बीज, किसी भी चीज का बीज की कोई लाइफ होती है। तो अल्टीमेटली हर चीज बीज का प्रोडक्शन का ये प्रोसेस होता है कि उसकी जो लाइफ है ना, जिंदापन जो चीज है ना, उम्र जो होती है जिसमें सांसें चल रही होती है बीज में, वो चीजों की वैल्यू होती है। तो आप इसको मान के चलो कि बीज की लाइफ कब है, कितना पुराना बीज है। अगर उसी साल का बीज है तो डेफिनेटली यू हैव टू बी एश्योर कि ये चीजें अच्छी होगी। चौथा चीज, जब आप बीज खरीद करके लाते हैं तो आपको क्या करना? सो नहीं दोस्त, आपको यहां बैठा दूंगा मैं, इस चेयर पे आपको यहां बैठाऊंगा और सब आपको देखेंगे सोते हुए। इतना तो रामदेव बाबला में भी नींद नहीं मारती जितना आप लगा रहे हो। पराठा खा लिया ज्यादा? हाँ, अब आपके ऊपर ही मेरी नजर है। जब तक आपकी आंख खुली रहेगी तब तक मैं बोलूंगा, ठीक है, इस क्लास। तो ये जो होता है ना, चौथा चीज है लास्ट में बीज का उपचार। अगर आप कोई बीज खरीद के लाते हैं तो उसको उपचारित करते हैं कि नहीं? कोई भी बीज, चने का बीज, मटर का बीज, धान का बीज, कनक का बीज, कम से कम 25 बीमारियां जो सिर्फ बीज उपचार से कंट्रोल हो सकती है हर फसल में। कनक में अगर आप बीज उपचार करेंगे तो पीला रतुआ रोग नहीं होगा। पीला रतुआ समझते हैं? पत्ते के ऊपर पीलापन आ जाता है, येलो रस्ट नहीं आएगा। दूसरा, ब्लैक स्मट नहीं आएगा। देखा है आपने ब्लैक, जब उसके फलियां दाने बनने लगते हैं तो काला काला रंग का गोल गोल बनता है। सोच लो ये दोनों बीमारी कितने परिचित हो आप, कितना ज्यादा। और इसका इलाज कहाँ है? बीज के उपचार में।
अगर आप उपचारित करते हो तो ये प्रॉब्लम आपके खेत में नहीं आएगी। क्योंकि ये बीज क्यों, अब क्या है इसका चक्कर, क्योंकि जो बीज है वही इसका सोर्स है, इसी के फंगस उसी में रहते हैं चिपके हुए। तो जब हम उपचारित करते हैं किसी चीज को, जब कहीं हम डिटॉल लगाते हैं तो हम डिसइंफेक्ट करते हैं, उस फंगस को हम खत्म करते हैं। तो बीज उपचार करना। और लास्ट वाला जो है, बीज की सही तरीके से जमीन में डालना, है ना। ज्यादा गहराई में डाल दोगे तो नहीं जमेगा, कम गहराई में डालोगे चिड़िया खा जाएगी, या मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो नहीं जर्मिनेट करेगा। इसलिए एक ऑप्टिमम गहराई पे उसको डालना, और उसके साथ साथ ऑप्टिमम डिस्टेंस पे डालना, है ना, बीज को। ये 5 चीजें अगर आप जानते हो तो बीज खाली खरीदना से नहीं है। ये 5 चीजें अगर आप करते हैं तो आप समझ लें असली बैटल आप एग्रीकल्चर में आप जीत चुके हैं। ठीक है, आपके लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि हमको सबको कवर करना है। बट यू हैव टू एश्योर कि क्वेश्चन आपने पूछना है, ये तो मेरा क्वेश्चन हुआ, बट यू हैव टू, कहाँ आपको प्रॉब्लम आती है। हाँ जी सर। घबराओ नहीं, बिल्कुल मेरे सामने अगर आप घबरा गए ना तो कहीं नहीं बोल पाओगे। घबराने से काम नहीं बनता। हाँ, यस। पहली बात तो मैं खेती नहीं करता। शादी हो गई आपकी? हाँ जी। तो पहली बार सुहागरात, घूंघट किसी ने नहीं सिखाया, और हिम्मत करके आदमी जाता है। यू हैव टू एश्योर हिम्मत। जब हिम्मत, आप ये जान लो कि मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता है। दिस वन इज द फर्स्ट लैंग्वेज। कहीं आप जानते हो, अगर आपको बोलने का मौका मिले, सबको मैं बता रहा हूं, अगर बोलने का मौका कहीं मिले तो आप पहला दिमाग में यही बिठा लेना चुपचाप कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। पहला प्लानिंग ये जैसे ही आप बैठा लोगे ना, उसके बाद देखना आपका कॉन्फिडेंस कहीं और आ जाएगा। बोलिए सर। जैसे मान लो कि अभी मूंजी लगाई है हमने। हाँ, धान लगाया आपने, बिल्कुल, उसकी पैदावार भी हो गई है। हाँ हो गया है। मतलब उसके बाद नर्सरी लग गई है कि रोपाई भी कर दी, सब कुछ हो गया, रोपाई भी कर दी है, ट्रांसप्लांटिंग कर दी है। मतलब अच्छा, जो जोड़ होता है हाँ ना, हाँ फैल गया। हाँ हाँ हाँ। उसको एक घास में जब स्प्रे करते हैं वो फिर भी नहीं मरता है। धान का घास जो हम मारते हैं ना, डिपेंड करते हैं, देखो हर एरिया में घास अलग अलग। आजकल तो इतना प्रचार आ रहा है, आप पानी में डालना है, खेत के पानी में स्प्रे करने की जरूरत तो ज्यादा पड़ती नहीं है। आपका अच्छी तरह से, जो जैसे नोविनो गोल्ड आता था, कई सारे आते थे, आजकल इतना सा कि वो आप पानी में एक बार डाल दो, उसका पूरा घास जो है वो खत्म हो जाएगा। आज धान के घास की तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मान लो कि जे की अभी भिंडी चल रही है। हाँ हाँ, भिंडी को हफ्ते में हर बार स्प्रे करना पड़ता है। वो किस, हाँ, बीमारी के लिए, कीड़ा के लिए भिंडी में एक कीड़ा लगता है, देखा है आपने? अगर आपने भिंडी लगाई होगी किचन गार्डन में भी, कहीं भी एक काले रंग का कीड़ा लगता है, इतना बड़ा। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आपका ठीक ठीक बोला, क्या बोला? हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ नहीं, वो बग होता है वैसे, वो ब्लैक कलर का होता है, उस पे नारंगी रंग की धारियां होती है, और वो इतना बड़ा होता है। वो खाता क्या है? क्या खाता है वो? बताओ, सच बताओ आप, क्या खाता है वो? पत्ते खाता है ना, पता नहीं कुछ हो क्या खाता है ना, क्या खाता है वो? वो फूल खाता है। वो फूल को खाता है, वो कभी पत्ते को नहीं खाएगा। आप लोगों ने क्रिटिकली देखा नहीं, वो आपके सुबह मॉर्निंग में 6 और 8 बजे के बीच में जो फूल खिलने वाले होते हैं पीले रंग के, उस फूल का चारों तरफ कुतर के खा जाएगा वो, पॉलिनेशन से पहले, भिंडी सेट होने से पहले। ऐसे वो उसको 1 दिन के बाद खाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भिंडी भी बन जाएगी और वो उसको भी खाना मिल जाएगा। जानते हो कि नहीं आप? जो पीला वाला पोर्शन होता है ना फूल का, वो पीला वाला पोर्शन जो होता है उसको वो खाता है, और वो हमारे लिए कोई जरूरी चीज नहीं है, लेकिन वो जब तक पॉलिनेशन हो जाए उसके बाद भिंडी तो नीचे से हल्की सी लगी होती है, आपने देखा होगा, तो वो सेटिंग हो जाएगी, फ्रूट सेट हो जाएगा, बाद में वो बेकार ही हो जाता, गिर जाता है वो। तो अगर 1 दिन के बाद, लेकिन फूल तो ऐसा चीज है कि येलो कलर, उसमें भी पीला रंग, तो डेफिनेटली है कि वो पीले रंग को ज्यादा आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो कीड़ा लगता है उसको मारने के लिए क्या उपाय करते हैं हम? स्प्रे से अच्छा, अगर भिंडी की छोटा मोटा खेत आपने लगाया ना, तो हम एक लेते हैं लिफाफा, और एक हाथ में पहनते हैं दूसरा लिफाफा, घर में किचन में आता है ना, उसको ऐसे डाल लिया और यहाँ बांध लिया, और एक लिफाफा खाली, और उसमें से उसको पकड़ के, भागता नहीं है वो, उसमें पकड़ के उसमें डालिए आप। दैट इज ऑर्गेनिक नेचुरल कंट्रोल। तो आप इसको करके देखना, ठीक है ना। बाकी चीजें जो केमिकल की बात है वो हम बाद में बताएंगे। हाँ जी सर, आपका? मेरा यही सर कि हमने लगाया घर में पट्टे, हाँ, भिंडी, हाँ, तो कद्दू, हाँ,
उसमें फूल तो पड़ते हैं, बट फल नहीं लगता है। फल नहीं लगता। फल नहीं लग कौन सा कीड़ा है जो नीचे से लगता है ऊपर से लगता है? देखिए जो कद्दू हम ये जो बोले वो शायद घिया डानी के बारे में बोल रहे हैं। घिया डानी में क्या होता है ना, जब आप देसी किस्म लगाते हो या जब आप हाइब्रिड लगाते हो, सुन लो, जो घिया डानी में दो तरह के फूल आते हैं, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। इतना समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, मैं बता दिया आपको। ये लास्ट जब वहां पहुंचूंगा ना तब आपको पता लगेगा क्या हम सीख के गए। तो वो जो फूल लगता है ना, जिसको हम बोलते हैं मेल और दूसरा बोलते हैं फीमेल। अब फीमेल से ही केवल घिया बनता है या डानी बनता है या करेला बनता है या खीरा बनता है। और आपने देखा होगा जब ये फूल लगते हैं ना तो उनके पीछे ऑलरेडी एक छोटा टाइप का घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, रामतोरी जो भी है ना वो लगा होता है। वो आपको आइडिया लग जाता है कि वो अब ये मतलब फल बनने वाला है। लेकिन जो मेल है उसकी लाइफ होती है 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए। बट मेल के बिना फीमेल का पॉलिनेशन नहीं होगा जब तक वो मधुमक्खियां आएगी नहीं। जब तक वो एक फूल से दूसरे फूल पर 3 बार 4 बार आके बैठेगा जाएगा कोई कीड़ा और दूसरा भी जितने भी होते हैं, तब तक वो पॉलिनेशन नहीं। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक वो फ्रूट सेट नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप मान के चलिए कि पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है फ्रूट सेट के लिए। पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फ्रूट सेट नहीं होगा, तो आप चाहे कितना भी। अब है कि नॉर्मल जो हम देसी किस्म या नॉर्मल हाइब्रिड लगाते हैं उसमें 8 फूल के बाद एक फीमेल आता है। यानी 8 फूल जो आप देख रहे हो जो गिर जा रहा है वो मेल फ्लावर है, वो उसको आना ही आना है और वो गिरना ही गिरना है। 7वें 8वें फूल के बाद जो फूल आएगा वही आपका फल बनेगा। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि हमारे जितनी गर्मी पड़ेगी घिया डानी उतना फीमेल फ्लावर ज़्यादा आता है, थोड़ी ठंडापन आएगा तो थोड़ा मेल फ्लावर। डिपेंड करता है, टेम्परेचर का बड़ा इसमें है, बहुत बड़ा रोल है। आपको वातावरण में गर्मी अगर रहेगी ना, जैसे अप्रैल मई का महीना रहता है उस समय घिया डानी लगा करके लोग ज़मीन पे लगा देते हैं, वो तन पे नहीं चढ़ाते हैं। तो हवा, गर्म हवा के कारण उसमें फ्रूटिंग बहुत होती है। लेकिन इस समय जितने भी आप घिया डानी लगाओगे वो ग्रोथ ज़्यादा करता है, फैलेगा ज़्यादा, उसकी जड़ बहुत नीचे तक चली जाती है और वो फैलेगा। जब पूरी तरह से फैल चुका होगा तब जाके वो फ्रूटिंग स्टार्ट होगा। तो ये थोड़ा सा करेक्टर है। और दूसरी बात, अगर फ्रूटिंग नहीं हो रही है उसका एक में कई बार ऐसा होता है ना, हम स्प्रे कर देते हैं या कोई मधुमक्खियाँ कोई मक्खी कोई की संख्या नहीं आ रही है आपके खेत में, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण से हमारा फ्रूट सेटिंग नहीं होता। इसका इलाज सर इतना ही है कि जहाँ पर घिया डानी, करेला, खीरा, कद्दू वगैरह आप लगा रखे हो, पानी अगर इसके जड़ के पास लगेगा तो फ्रूटिंग कम होगी। इसीलिए हम हर हालत में बेल के नीचे हम कोशिश करते हैं कि बरसात के समय आने से पहले, जून तक आते जून जुलाई में, इसके मेड़ के ऊपर हम कभी भी हम मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बेड बना करके, ऊंचा उठा हुआ क्यारी बना करके ही अगर इसको लगाओ आप, तो आपको देखोगे कि फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में ज़्यादा। जैसे घर में हम लगाते हैं, कई बार आंगन में लोग लगा देते हैं, गांव वगैरह में ना घिया डानी वगैरह लगा लेते हैं। आप देखना जब घिया डानी हम लगाए, जहाँ ऊँची जगह होगी वहाँ का फ्रूटिंग बहुत अच्छा होगा। और जहाँ आप थोड़ा सा पानी वाले कंडीशन में लगाओगे, जहाँ पानी का मॉइस्चर बना रहता है, तो आपको कम फ्रूटिंग होगी। ठीक है ना। बट इसको स्प्रे करने की जहाँ तक बात है, उसको स्प्रे मत करो आप उसको चलने दो और मधुमक्खियों को आने दो। ये देखो जरूर कि मधुमक्खियों की और मक्खी की विजिट हो रही है कि नहीं। सुबह के टाइम में खास करके अगर नहीं हो रही है, कई बार ऐसा होता है ना बहुत एरिया में है ही नहीं कोई फूल फाल, तो वो तो वहीं जाते हैं जहाँ पर उनको दूर से पीले रंग का फूल दिख जाता है या सफ़ेद रंग का फूल दिख जाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, पॉलिनेशन मस्ट है। शिमला मिर्च आपने देखा है ना, शिमला मिर्च अगर सुंदर चारों तरफ देखने में बिल्कुल गोल, राउंड, चौकोर और एकदम ऑप्टिमम साइज का है, तो इसका मतलब है। और एक शिमला मिर्च देखना टेढ़े मेढ़े थोड़ा होते हैं। दोनों में पता कितना अंतर है? दोनों में इतना ही अंतर है कि एक को लोग कहते हैं कि न्यूट्रिएंट की कमी है या इसमें आप कोई बीमारी लग गया, कोई कीड़ा लग गया, जबकि दोनों में अंतर सिर्फ पॉलिनेशन का है। अगर जितना बढ़िया पॉलिनेशन होगा उतना बढ़िया साइज का शिमला मिर्च बनेगा। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो वो शिमला मिर्च सिकुड़ जाएगा, थोड़ा टेढ़े मेढ़े बनेंगे, ऐसे टाइप के इकट्ठे हुए या टेढ़े बन जाएंगे। और ये सारा कुछ पॉलिनेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए जब अच्छा वाला शिमला मिर्च को आप आकर काटोगे तो उसमें जो बीज रहता है ना, वो ऊपर डंठल में लटका होता है, देखा? उसमें देखना बहुत सुंदर सा आपको बीज नजर आएगा। लेकिन जो टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको जो आप काटोगे तो उसमें क्या देखोगे? काले रंग के धब्बे बीच में या अनमैच्योर्ड सीड नजर आएगा उसमें लटका हुआ। दैट इज़ द डिफरेंस कि अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल भी हमारा अफेक्टेड होता है, सीधा नहीं बन पाता है जितना सुंदर बनना चाहिए। हाँ जी सर।
हाँ सर, आपका नंबर रह गया, आपको तो मिस कर गया मैं। बैंगन लगाया ऐसे मैंने, हाँ। लाग भेज दिया वैरायटी को, तो इतने पे होते हैं तो उसमें कीड़ा आ गया था, सारे खाने पड़ते। बैंगन में जो कीड़ा लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रूट एंड सूट बोरर, फल को भी और इसके तने को भी काटता है। तने में देखा है आपने, जब ये इसके बढ़ रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, ऊपर वाला थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना, तो वो हाँ सूखना शुरू हो जाता है। वैसे एक तरह से वो फ़ायदेमंद भी है। जितना जल्दी बैंगन में वो अगर आ जाता है तो क्या करते हैं, हम वहाँ से काट देते हैं, या उसमें देखना और ज़्यादा शाखा निकलती है। देखा है आपने शाखा निकलते हुए? वैसे हम रेकमेंड करते हैं कि आपने हरी मिर्च लगाई है, हरी मिर्च का पौधा आपने लगाया, तो 1 फीट जाने के बाद इतना हाइट तक अगर वो पौधा चला गया है तो उस एक बार उसको बेरहमी से काट दो बराबर से कैंची से, तो उसमें जो ब्रांचेज हैं वो कई सारे ब्रांचेज निकलेगा। जितनी ज़्यादा ब्रांच उतना ज़्यादा फल। और ये प्रैक्टिस हम बैंगन में भी करते हैं। हाँ, 1 फुट का बूटा हो गया, हाँ, उसको कितने नीचे से काटना है? नहीं, बस ऊपर का पोर्शन काटना है, सिर्फ 1 इंच, जहाँ से बड निकलते, पत्ते नहीं काटने हैं। ऐसे जैसे पौधा में 3-4 ब्रांच निकलेगा, आप उसको पकड़ लीजिए, कैंची से इकट्ठे से काट दीजिए और उसको छोड़ दीजिए आप। उसके बाद जितने लीफ है ना, जितने पत्ते हैं, उसके तरफ से आपके नए नए ब्रांच निकलेंगे। तो जो पौधा इतना झाड़ देना था, वो पौधे का झाड़ इतना हो जाएगा। तो ये बैंगन में भी हम प्रैक्टिस करते हैं और हरी मिर्च में भी करते हैं, शिमला मिर्च में नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं डिसबडिंग। ऊपर से ना डिसबड करते हैं ना, जैसे हम क्या कर, प्रूनिंग भी कह सकते हो। एक्सल लीफ जो टॉप पोर्शन है ना, टॉप को हम मल्टी, जिसको कहते हैं ग्रोथ के लिए, आपने कनक देखा है, कनक एक वैरायटी कनक की आती है जिसको हम लगा दें तो उसको बाद बोलते हैं कि जब पौधा इतना बड़ा हो जाए तो उसको एक बार कटाई कर दो। आप सुना है कोई? घास पशुओं को खिलाने के लिए, चारा के रूप में। फिर जब उसमें से कनक का पौधा निकलेगा और तो वो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगा। ਸਾਡੇ ਸਰ ਉਹ ਪਾਂਛੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, हाँ। ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ हाँ, ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਈ ਕਣਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मतलब बीज का रेट, मेरा कहना है कि सीड का रेट बढ़ाने से नहीं प्रोडक्शन बढ़ता है, ये जान लेना आपने। अगर मक्की 1 कनाल में कितना डालते हैं? 5 किलो 4 से 5 कनक मक्की मक्की नहीं उधर होती सर हमारे मक्की का नहीं होती है। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 कनाल में 800 ग्राम मक्की लगता है। 7 ज़्यादा करते हैं। मक्की एक ऐसी फसल है कि कहीं भी आप उगा सकते हो और कभी भी उगा सकते हो, जहाँ आप चाहो। मक्की की खेती किसी भी महीने में और किसी भी खेत में की जा सकती है। मक्की ही अकेली एक फसल है जिसको आप कहीं भी उगा सकते हो। आप बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सूखे की ज़रूरत भी नहीं है। और मक्की को माना ये जाता है कि मक्की डे नेचुरल प्लांट है, इसमें कभी भी सीड का कभी इसका डोरमेंट नहीं। कई बार छल्ली के बीच में भी बीज देखोगे, अगर पानी लग गया ना छल्ली में तो उसमें से दाने अंकुरित होते रहते हैं, देखा है आपने। या नींबू का पौधा, नींबू काटो तो नींबू के बीज अंकुरित। कुछ ऐसे बीज हैं जो डे नेचुरल हैं, जिनको डोरमेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पौधों के लिए खास करके, जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना कि बैंगन में ये जो कीड़ा लगता है तो प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनिंग करने से क्या होता है, तो कीड़ा जब प्रूनिंग करेगा तो उसकी ब्रांचेज ज़्यादा निकलेगी। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे बैंगन लगाने वाले लोग होंगे, जो बैंगन आज के डेट में सबसे अच्छी फसल है, लगाने वाले लोग क्या करते हैं, पहले 1 मीटर दूरी पे बैंगन लगाते हैं। 1 मीटर बाई 1 मीटर। आप इतनी दूर पे नहीं लगाते होगे, हम पास लगाते हैं। अब 1 मीटर दूर जब लगाएंगे हम बैंगन का पौधा, ऑलमोस्ट ये हो गया, तो बैंगन इसके बीच में जगह भी तो बैंगन के लिए, वो बैंगन के लिए ही है। बैंगन का पौधा ये हाइट तक जाता है, इतना। और 9 महीने की फसल है, जो फरवरी में लगेगा वो जाके के नवंबर में ख़त्म होगा। और इतना पैसा देता है बैंगन। तो यहाँ क्या करते हैं कि शुरू में ही कट कर देते हैं। ये हाइट पे आया, कट कर दिया, उसके बाद जो ब्रांचेज निकलती है ना, वो बहुत ग्रोथ करता है। तो ये एक प्रैक्टिस है, टॉपिंग हम बोलते हैं। मोस्टली हम टॉप को काट देते हैं, टॉप पोर्शन को। बट उससे क्या होता है ना, तो इन्होंने जो आपने जो बोला ना कि जो फ्रूट एंड सूट बोरर है, उसके लिए अगर केमिकल की दवाई की बात करो तो आप, तो सबसे बढ़िया दवाई क्या होता है कि आप साइपरमेथ्रिन यूज़ कर लो। आप इसका एक आता है कोराजेन, उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका मिथाइल बेंजोएट, वो भी कर सकते हैं आप। इमामेक्टिन बेंजोएट, वो कर सकते हैं आप। क्लोरोपायरीफॉस है, उसको कर सकते हैं आप। लेकिन ये केमिकल आप घर में अगर किचन गार्डन में लगा रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हो तभी करो आप।
किचन गार्डन में तरीका यह है कि उसके सबको कैंची से तोड़ लीजिए, जो जो ऊपर से है प्लस फल को, और तोड़ने के बाद उसको लिफाफे में डालिए। गोबर वगैरह पे नहीं फेंकना है, क्योंकि जैसे गोबर पे फेंकेंगे वो सारे अंडे और उसका जो कीड़ा है वो फिर एडल्ट बनेगा और फिर अगेन आपके खेत को ही आएगा। तो आप उसको बांध के ज़मीन में या फिर थोड़ा सा ज़मीन का गड्ढा करके उसमें आप दबा दो फल फूल को। और उसके बाद बैंगन के ऊपर नीम का स्प्रे, नीम का तेल आता है जो आपका अजाडिरेक्टिन करके आता है, आप उसका स्प्रे करो, बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है वो। लेकिन आप इसके जड़ परमानेंट लगाना चाहते हैं तो कार्बोफ्यूरान आता है। कार्बोफ्यूरान हम डालते हैं जड़ में, जिस समय हम पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं उसी वक्त लगा देते हैं और वो फिर ग्रोथ करना शुरू कर देता है और बहुत अच्छा बढ़ता है और ये बीमारी बहुत दिनों तक नहीं आती है। हाँ जी सर। सर मेरा सवाल है, जैसे अभी नर्सरी तैयार की थी हमने धान की, हाँ। उस वक्त उपचार नहीं कर पाए बीज का। नर्सरी कौन सी का? धान का। धान का, ओके ओके। जैसे अभी हम लगा रहे हैं तो आप उसके सीडलिंग को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी जो आप उखाड़ेंगे ना, नर्सरी से उखाड़ेंगे और उसके बाद आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो सीडलिंग को आप ट्रीट कर सकते हो। आप उसके कैसे करना है कि आप उखाड़ करके बांध के रखते हैं ना नर्सरी के पौधे, है ना, तो उसको क्या करना है आपने, बेविस्टीन और डायथेनियम 45 ये दोनों को पानी में घोलना है। कोई ड्रम, कोई छोटा मोटा बाल्टी में रख लो, चाहे कुछ में 5-5 मिनट के लिए उसमें डुबा करके निकालते चले जाओ आप। आधा 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा वो उसको एक बार ट्रीट करने में, वो दैट इज़ एनफ। सीडलिंग ट्रीटमेंट इसको हम बोलते हैं। ये बैंगन में भी करते हैं, टमाटर में भी करते हैं, शिमला मिर्च में भी करते हैं, घिया, इसमें फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली सब में करते हैं सीडलिंग ट्रीटमेंट। अगर सीड को किसी कारण से आपने मिस कर गए ट्रीटमेंट करने के लिए तो सीडलिंग को आपके उसके रूट को लेकिन ट्रीट करना है, जड़ को। हाँ जी, हाँ जी सर। तो डीएपी आती है लिक्विड में, हाँ हाँ, डीएपी वो बेस्ट है या दूसरी जगह है? देखिए डायमोनियम फॉस्फेट की बात कर रहे हो आप, और ये आपके यहाँ मिलता है, लिक्विड वाला भी मिलता है। देखिए अगर लिक्विड वाला है, लिक्विड क्या होता है सुन लो, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइजर होता है जो केमिकल की फॉर्म में होता है और उसको हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं। और जब स्प्रे तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने से वो प्लांट के स्टेम और लीफ दोनों के द्वारा एब्जॉर्ब होना चाहिए वो। तो और वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो पत्ते को जला भी दे। तो जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर आता है, जैसे आपने सुना होगा नैनो यूरिया, नैनो जिंक, नैनो सल्फर, नैनो फास्फोरस, नैनो पोटाश, नैनो एनपीके, ये सारे जो हैं, और इसके अलावा कुछ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र हैं। देख लो यार, मोबाइल बाद में देख लेना आपने, जो सेमी लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं। जैसे हम कहते हैं क्या, जैसे हम कहते हैं 19-19-19, 00-19, 00-32, 0-19-19, 0-0-0-19, इस टाइप के जो 3 लिखे हुए फर्टिलाइज़र आते हैं। और ये दुनिया भर का फर्टिलाइज़र कई सारे हैं, उसमें भी सल्फ़र, मैग्नीशियम और कॉपर और जिंक इसके अलग से ही आते हैं। ये फर्टिलाइज़र वो होते हैं जिसको हम पानी में अगर डालें तो वो बिल्कुल तुरंत ही क्या होगा, घुल जाना चाहिए, और वो ब्लॉकेज नहीं करना चाहिए जो हमारा पाइपलाइन है जिसमें हम इसको इरिगेशन के थ्रू देते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइज़र को हम स्प्रे करते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र को, और इसका स्प्रे करने का जो टाइम है, अगर इससे ज़्यादा बेनिफिट लेनी है तो आपने एसएसपी, इसका क्या है कि 24 घंटे के अंदर प्लांट के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। बस सिंपल सी चीज़ ये है, जैसे आपने बोला ना कि कौन फ़ायदेमंद है, ये रूट सिस्टम आप डालेंगे ज़मीन में, फिर मिलाएंगे उसको, फिर रूट सिस्टम में जाएगा, उसके पकड़ में आएगा, फिर वो लेगा, फिर वो ब्रांचेस तक जाएगा। बट हम जो इंस्टेंट यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको क्या देता है, सलाइन चढ़ाता है। मान लीजिए आपको डायरिया हो गया या कुछ भी हो गया, तो वाटर की कमी हो गई या कुछ भी कमजोरी हो रही, तो क्या सलाइन चढ़ाता है ना, ग्लूकोज का। चीनी क्यों नहीं खिला देता आपको कि 1 किलो चीनी खिला दिया बैठा करके? दैट इज ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज चीनी। तो क्या है, वो पहले आप खाओगे, फिर आप डाइजेस्ट करोगे उसको, फिर वो ब्लड के सिस्टम में जाएगा और फिर जाके उसका इफेक्ट होगा। वो लगेगा 6 से 8 घंटे। और जो हम सलाइन डालते हैं वो सीधे ब्लड में डालते हैं, वो उसी फॉर्म में जो बॉडी हमारा एब्जॉर्ब करता है उसको सीधे इसी फॉर्म में डाल करके और सीधे खून में डाल देते हैं। और खून क्या करता है, ब्लड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, बॉडी को एनर्जी देना शुरू कर देता है। तो हमें लगता है कि हमारा जो कमज़ोरी है वो ठीक हो रहा है। दिस इज़ द रीज़न। इसलिए
जो कभी भी फोलियर स्प्रे वाला फर्टिलाइज़र है वो कभी भी हार्मफुल नहीं होता है। एक सिंपल जान लीजिए, बड़ा चीज़ बोरी में हम लेकर के आते हैं वही हम बोतल में लेके आ रहे हैं, बट वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। जितना आप क्या सोचते हो कि 5 किलो यूरिया अगर आप यूज़ करते हो तो 5 किलो पौधा ले लेता है? नो, उसका 10 से 20% ही प्लांट ले पाता है, बाकी उसके पहुंच से बाहर है। और ये नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, यूरिया की बात। अगर फास्फोरस और पोटास की बात करूँ तो उसको पौधे तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? आप जब खेत में डाल देते हो ना, और वो अवेलेबल फॉर्म में बनता है, फिर जैसे हम दूध ले आए या चावल ले आए, वो फर्टिलाइज़र हो गया, और चावल खाना बनेगा तब जाकर के हम, जब पकेगा तब हम खाएंगे ना। वो पकने का जो टाइम है ना, ये 3 महीना है फास्फोरस और पोटास का, जिसको हम बोलते हैं अवेलेबल फॉर्म में बनाना। अब फिर वो प्लांट सीधा पोटास नहीं लेता है, वो फिर अवेलेबल फॉर्म को वो लेना शुरू करता है। इसलिए बोलते हैं कि आजकल का जो मिट्टी है ना, वो लिविंग नहीं रह गया, वो मर चुका है। मरने का मतलब क्या है? इसको तोड़ने वाला कौन होगा? जो हम डालेंगे फास्फोरस पोटास, ये तोड़ने वाला होगा बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवर्म, केचुआ, ये जो कीड़े मिट्टी में होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे खेतों के लिए। यही इनको तोड़ते हैं और अवेलेबल फॉर्म में करते हैं, फिर पौधे लेते हैं। तो आप सीधा जाके उसके स्प्रे करोगे, सीधा जो छिद्र होते हैं पत्तों में वो एब्जॉर्ब करेगा 2-4 घंटे के अंदर, और सीधा जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। तो दिस इज़ इंस्टेंट। ठीक है आप सर? सर हमने लास्ट ईयर बीट की फसल उगाई थी, उसमें घास हो गई थी कनक में। देखो कनक में अगर कौन सा वाला घास ज़्यादा है? एक तो बोलते हैं जिसको गुल्ली डंडा, सुना है आपने? फ्लेरिस माइनर। उसका सोर्स क्या है? आप दोनों को अलग करूँगा। क्या प्रॉब्लम है? इतने अच्छी बैच है यार, इतना मज़ा नहीं आ रहा आप लोग को? बिना बात किए नहीं रह सकते हो आप लोग? मैं कह रहा हूँ कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार। इस क्लास के लिए पता क्या, हमारे 10 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। नीचे खाना बनाने के लिए बोलना पड़ता है, रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। सरकार ने आपके ऊपर पैसे खर्च किए, इतना आने जाने का इशारा, और फिर आप 5 मिनट चुप नहीं रह सकते हो आप? इतना दिल से हम पढ़ाने के लिए आपके पास आते हैं, फिर भी आप सुनने को तैयार नहीं हो, लगे हो अपने में आप। मुझे भी पता है, हम बच्चों को ही पढ़ाते हैं, बीएससी, एमएससी और पीएचडी वालों को। किसी की बात है, कोई बंदा बोल रहा है, सुनने को तैयार ही नहीं है। आप बोल रहे थे किसी कनक के बारे में। देखिए कनक में 2 बीमारी आती, एक कीड़ा, एक जो घास आता है उसको बोलते हैं फ्लेरिस माइनर, और इसका मेन सोर्स क्या होता है, कहाँ से आता है ये कभी भी आप अगर बीज उसमें गिर भी जाए ज़मीन में तो सड़ जाता है, लेकिन ये 90% आता है आपके बीज के साथ। ये 90% जहाँ भी फ्लेरिस माइनर गया है ये बीज के साथ गया है। और आजकल तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे ब्रांड हैं, आपको कनक की खेती, मक्का की खेती और धान की खेती, इनके लिए तो घास बिल्कुल मतलब रिकमेंडेड है। लेकिन एक चीज़ आप देखो ना, जब एक समय वो भी था जब घास के लिए कोई दवाई नहीं डाली जाती थी कनक में, बुजुर्ग लोग बता सकते हैं क्यों नहीं डालते थे, और तब घास भी कम आता था, क्योंकि बीज क्या होता था, अपना होता था। कनक का बीज कभी हाइब्रिड नहीं होता, पता आपको? उसका खाद नहीं मांग रहे। जो भी बीज आप लगाते हो, कहीं से भी खरीद के लगाते हो आप, अगर वो अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं है कि अगले साल के लिए फिर से आपने खरीदना ही है, आप उस बीज को रख सकते हो। आप लोग ने यही कमी है, और इसीलिए बोलते हैं ना कि हाइब्रिड बीज बार बार क्यों खरीदना पड़ता है। अगर आप अपना बीज रखोगे ना तो धीरे धीरे आप देखोगे 1-2 साल में वो जो घास है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जो बीज रखोगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो जो भी रखना है आपने, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अपना बीज रख रहे हैं, कनक का बीज तो पड़ोसियों का भी रख लेना चाहिए। जैसे पड़ोसी ने कनक लगा रखा है, या 50 खेत आपके गाँव में एक जगह है जहाँ कनक लगा हुआ है। अब जिसका खेत का कनक आपको सबसे अच्छा देखने को लग रहा है कि उसके सिट्टे बड़े हैं, उसके दाने बड़े हैं, उसकी पौधे झाड़ बहुत ज़्यादा है, तो आपको अगर लगता है तो 10, 15, 50 सिट्टे तो उसको मांग भी सकते हो। वैसे चोरी भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, करते चोरी हैं, करना चाहिए। एक बीज से आपको पता है, एक कनक का बीज से एक सीजन में आप कम से कम 100 से 150 ग्राम बीज बना सकते हो, और एक उस 100 ग्राम बीज से अगले साल 10 से 15 किलो बीज बना सकते हो। तो क्यों नहीं चोरी की जाए बीज के लिए?
थोड़ा सा निकाल, 2-4 सिट्टे लो और आराम से उसको रख दो कि ये बहुत अच्छी वैरायटी है, जो मैंने उनको देखा, उन्होंने देना तो है नहीं, कई बार दिमाग में होता है, तो बेटर है। और ये अगर अच्छे रिलेशन है तो आप पहले बुक करवा दो कि सर इसमें से जिनका भी नाम है कि मेरे को 2 किलो बीज चाहिए, तो मना कोई नहीं करेगा। और नहीं तो आप 4-5 सिट्टे काट करके अच्छी तरह से कहीं खूंटियों पे टांग दो, और जैसे सीजन आती है उसको हाथ से दाने को अलग किया और थोड़ा एरिया में आपने उसको लगा दो अलग से, आपको खुद ही उसका बीज मिल जाएगा, के साथ बीज ही हो जाएगा। लेकिन आप नॉर्मली लेन देन चल, पहले जो प्रथा थी ना वो लेन देन वाली थी, हमने आपको दिया बीज, आपसे हम लिए बीज, और ज़रूरी नहीं है कि हमने आपको दिया तो आप ही, कोई दूसरा भी हमें दे सकता था। तो ये प्रथा थी गाँव में, इसलिए बीज कभी भी ख़त्म नहीं होते थे। आज किसी के पास देसी बीज है ही नहीं, खत्म हो गया। ना घिया है, ना डानी है, ना करेला है, ना खीरा है, ना कद्दू है, ना रामतोरी है, एक मक्की बची है किसी के पास, है ना। नहीं तो भिंडी का बीज अपना होता था, बैंगन जो आप बोल रहे हैं ना, एक बैंगन की हाइट जाती थी 15-15 फुट तक, और वो बैंगन का पौधा, इतने पतले पतले बैंगन लगते थे वो देसी जैसे, इतने लंबे, वो कहाँ चला गया, कहीं मिलेगा आपको। तो देसी बीज रखने की प्रथा खत्म हो गई, हाइब्रिड खरीदने की प्रथा आ गई, नर्सरी आपके घर के बगल में बिकने लग गया, लोग नर्सरी का काम करने लगे, तो आपको लगा कि अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घूम करके हम फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही आ रहे हैं, और वहाँ पे ये जो देसी बीज है ना इसका बहुत महत्व है। हाँ जी सर, इसमें लॉडिस आता है मक्की के लिए ना, और ये कनक में तो वेस्टा आता है, आप उसका दवाई का स्प्रे कर सकते हो आप। मैंने स्प्रे किया, हाँ, एक साइड पे कुछ ज़्यादा स्प्रे हो गया, बाकी खेत में भी घास नहीं मरा, उल्टा जहाँ थोड़ा स्प्रे ज़्यादा हो गया कणक मर गई, घास। देखिए अगर आप कोई भी स्प्रे करते हो घास मारने वाली दवाई, देखो वे तो पहले वो जान लो कि वो फुल टेस्टेड होता है, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि मेरी बदनामी हो। दूसरी बात, जिस एरिया के लिए मोस्टली जितने भी दवाई बनते हैं आप याद रखना, वो 1 एकड़ के लिए बनते हैं। कितने के लिए? एक डब्बे का जो पैक होता है वो 1 एकड़ के लिए होता है, यानी कि आपके यहाँ से हिसाब से 10 कनाल 10 कनाल एरिया के लिए वो होता है। अब उसको आप 10 कनाल में नहीं डाल के 4 कनाल में डाल दोगे या 5 कनाल में डाल दोगे तो जलाएगा, टॉक्सिक चीज होता है वो, तो जरा सा ज़्यादा क्वांटिटी लगेगा तो जलेगा। दूसरी बात, जो खरपतवार मारने वाली भी जितनी भी दवाई है ना, वो बड़ी सोच समझ के मतलब यूज़ करना चाहिए। या तो किसी से वैज्ञानिक से आप पूछ लो कि मैंने कितना दवाई डालना, मेरा एरिया इतना है, ये है वो है, तब तो आप डालो। अदरवाइज कई लोग ऐसा हैं जो खेत को बिल्कुल सफ़ेद ही कर देते हैं, घास तो मरता ही मरता है। जैसे बथुआ पहले होता था, बथुआ जानते हो ना, और बथुआ तो अब है ही नहीं, कम मिलता है, जबकि बथुआ बड़ा कॉस्टली था। अब बाज़ार में बथुआ बिकने लगा है, देखा है दिल्ली में 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो बथुआ की साग, कनक से भी महंगा है। और अब गांव वालों को खाने को नहीं मिलता है। और बथुआ एक ऐसा होता था जो ये जो बथुआ होता था, इसको खा लो 4-5 बार तो आपको आयरन की कमी ख़त्म, कभी ज़िंदगी मतलब उस साल आपको आयरन का टैबलेट नहीं खाना पड़ेगा। तो बस वो चीज़ें हैं, खरपतवार नियंत्रण वो तो ठीक रहा है, लेबर बचती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आप देख लो ना अगर जोड़ करके, तो वो थोड़ा सा ज़रूरी है। बहुत कॉस्टली दवाई आती है और आपको फ़ायदा उस अनुसार नहीं हो तो मेरे समझ से उसका तो ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, पहले हम करते थे मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग जानते हैं? कनक के साथ क्या क्या लगाते थे, है ना? कनक के साथ 5 फसलें आप लगा सकते हो। हाँ, ये एग्जैक्टली, कनक पहली मेन क्रॉप, उसके बाद चना, सरसों, चौथा मटर और 5वां अलसी। और कैसे इसकी खेती होती थी? इसकी खेती होती थी कि लोग खेत बा देते थे, मतलब खेत बराबर कर दिया, बहाई वगैरह जुताई वगैरह कर ली, उसके बाद सबसे किनारे जो लगता था ना वो लगता था अलसी। और आज अलसी का रेट पता क्या है? क्या रेट है? 100 रुपये किलो, 120। सर होगा तो मेरे को भेज देना आपने। 300-400 रुपये किलो है। और आजकल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस जो भी बोल लो आप, वो आज के डेट में उसकी मिठाई 2000-2500 रुपये किलो अमेज़ॉन पे देखो आप। अलसी शुद्ध मिल जाए तो। अलसी का तेल कोई नहीं खाता था पहले, अब अलसी को बोला जाता है सैचुरेटेड, वो सबसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें। तो बस ये जो अलसी हम जो खाते हैं, अलसी का जो वो पहले हम उसको सोचते थे बेकार की फसल को कोई नहीं, कोई आवारा पशु भी नहीं खाएगा। सच में नहीं खाता है, कोई नहीं खाता है। हाँ, उसको क्या पिनिया बना के खाते थे, उसको थोड़ा फ्राई करते थे और उसमें गुड़ वगैरह शक्कर वगैरह डाल के उसके लड्डुआ बनाते थे जब से भी हो। और आज के डेट में वो मिलता ही नहीं है खाने के लिए।
हाँ जी, आज के बच्चे खाते नहीं थे। बिल्कुल बैलों को देते थे, बिल्कुल गाय को। जो सुन, अब ये जो अलसी होता था ना, ये अलसी बोला था गरीब का तेल, इसको बोला जाता था कि ये गरीब लोग खाते हैं। आजकल गरीब क्या किसी को नहीं मिलता है, वो लगाता। तो ये पहली लाइन होगी अलसी की। दूसरी होगी कनक की। कनक की एक पट्टी होती थी, एक पट्टी पूरी लगाते, उसके बाद लगाते थे हम चना, और चना लगाने के चना की एक लाइन लगा देते थे, और बीच बीच में कनक में ही हम डाल देते थे मटर का बीज, ठीक है ना। मटर डाल दिया, और उसके बाद सरसों है वो बाद में भी छट्टा लगा करके ऊपर से हल्का सा मिला देते, सुहागा लगा देते थे। ये जो क्रॉप होती थी उसमें क्या गारंटी था कि कोई ना कोई फसल आपको उत्पादन देगा। दूसरी बात, आप मजबूर हो जाते थे कि घास की दवाई स्प्रे नहीं कर सकते हैं। जहां घास की दवाई आपने स्प्रे की तो आपका मटर भी गया, आपका चना भी गया, और आपका सरसों भी गया, और अलसी भी गया। जिसको आप मेन करो, तो इसलिए घास की दवाई के स्प्रे लिए अपने आप बीज कंट्रोल होता था, बीज कंट्रोल होता था। और ये जो था इसमें बीमारी कम लगती थी और पौधे बड़े अच्छे ग्रोथ करते थे। और सबसे पहले हार्वेस्टिंग किसकी करते थे? सरसों की। बच्चे घर के गांव के जो होते थे परिवार के लोग, वो जाते थे कि कनक में क्या मिलेगा, तो फिर जा करके मटर के पौधे उखाड़ के मटर के उसमें से मटर मिलता था। चना और कनक को इकट्ठे हार्वेस्टिंग करते थे, और अलसी सबसे लास्ट में करते थे। तो 4 फसलें तो आप घर का जाता ही जाता था। और ये किसी भी एंगल से हमारे लिए ना तो बीमारी आती थी, ना कीड़े आते थे, और ना हमारे को कोई स्प्रे करना पड़ता था, और ये फसलें लहलहाती थी। पानी भी नहीं लगाना पड़ता था कनक को, पता है ऐसे फसलों को पानी भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि सबका रूट सिस्टम अलग अलग है। कनक को भी पानी नहीं लगता था। कनक को जितना कनक हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि मेन क्रॉप मेरी कनक है ही नहीं। कई बार उससे ज़्यादा उत्पादन सरसों का हो जाता था। तो ये टेक्निक था। हाँ जी सर, कुछ मैं सब्जी दी बनावटी रहंदे ते मर्चां प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम समस्या। ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁੰਬੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੱਲ मैं देखी। पट्टे मतलब बैंगन, बैंगन की बात कर रहे हैं ना। बैंगन में वही फ्रूट एंड शूट बोल रहा है। अगर आपने आप किसके लिए लगाते हो बैंगन? खाने के लिए, अपने खाने के लिए, बेचने के लिए? अगर अपने खाने के लिए करते हो तो मत दवाई स्प्रे करो, तब तो नीम का तेल का स्प्रे करो आप। अच्छा, आप जानते हो आजकल आता है वो क्या बोलते हैं उसको, बेकिंग सोडा, घर में यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा को भी अगर आप फ्रिक्वेंटली 10 दिन 12 दिन के ऊपर अगर आप स्प्रे करते रहो ना, तो ये कीड़ा कम हो जाता है पानी के साथ। हाँ, जैसे आपने 1 लीटर पानी लेना और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना, ठीक है ना, और उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल दो, हल्का सा 2-4 ड्रॉप, और उसको थोड़ा बोतल को हिला करके उसमें स्प्रेयर जो होती है ना, पीठ वाला हो जो भी, उससे घर में होगा तो 1 लीटर पानी बहुत होता है स्प्रे का, हाथ वाला स्प्रेयर रखो आप, और उससे आप करो इसको स्प्रे। अगर आप टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च पे अगर आप करते रहोगे ना, तो ये बीमारी, कई सारी बीमारियाँ, कीड़े, बीमारी से ज़्यादा कीड़े नहीं आएंगे। लूड़ी जी वो लगी रह हाँ 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 हाँ, बेकिंग वाले सोडा से, बेकिंग सोडा से, बेकिंग पाउडर से। और टमाटर ਨੂੰ भी टमाटर को भी आता है, टमाटर को भी, टमाटर में भी आप कर सकते हो। भिंडी ਨੂੰ बड़ी लगी जी। देखिए, जो फल ज़मीन को टच करेगा वो सड़ेगा बरसात में, इसलिए जितने भी फल होते हैं उसको ज़मीन से ऊपर रखा जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि कोई भी पत्ते ज़मीन को टच ना करें। इसलिए उसमें डीलिफिंग, मतलब जैसे टमाटर वगैरह में, शिमला मिर्च में हम क्या करते हैं, नीचे के पत्ते को काट देते हैं जाकि ज़मीन के को टच ना करे बरसात होने पे। 3 फुट ऊंची है। हाँ, मेड़ पे आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा बीमारी आती है बैक्टीरियल बिल्ट, बैंगन में लगता है खास करके, हमने एक वीडियो भी डाला हुआ है कि बैंगन में जो बीमारी लगती है बैक्टीरियल बिल्ट, है ना, ये वाली बीमारी लगती है। ये पौधा, ये अब ये वाला जो है ना, 10 पौधे आपने बैंगन के लगा रखे हैं ना, उसमें से 1-2 पौधा बीच में से ऐसे सूखने लगेगा अपने आप ही, 2 पर, और उसके बाद पूरा सूख जाएगा। ये बैक्टीरियल बिल्ट है, और इसमें सिंपल इलाज यही कुछ, इसका वैसे आप कहो तो इसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज यही है कि इसको उखाड़िए और ज़मीन में कहीं दबा दीजिए या दूर जाके फेंक दीजिए। बोलते हैं कि सोने का पानी छिड़को। नहीं, इसमें नहीं। हाँ, कई औरतें बोलती हैं कि जब वो नहीं होता मछली का पानी, मछली का पानी, मछली का या सोने का पानी, सोने, अच्छा, उसको डालो फिर। नहीं नहीं नहीं, बैक्टीरियल बिल्ट में काम नहीं करता। वो करता क्या है, उसको हम बोलते हैं सिल्वर का पानी, जिसको हम करते हैं ना, चांदी का पानी हम करते हैं। तो बेटर आप है ना, जैसे आप दही लेते हो, लस्सी, लस्सी को रखो बोतल में, आजकल बनाया भी यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, उसमें थोड़ा तांबे का टुकड़ा डाल दो या तांबे का कोई बर्तन डाल दो, और 10 दिन उसको खट्टी होने दो, फिर वो हरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फंजीसाइड।
लेकिन वो बैक्टीरिया के कारण है। अगर वो फंगस के कारण है, जिसको हम फ्यूजेरियम, और एक होता है फ्यूजेरियम बिल्ट और एक होता है बैक्टीरियल बिल्ट। ये है बैक्टीरियल बिल्ट। जो फ्यूजेरियम बिल्ट होगा उसमें 4-5 पौधा इकट्ठा ही सूखेगा, और जो बैक्टीरियल बिल्ट होगा वो एक पौधा वहाँ से, एक पौधा वहाँ से, एक पौधा वहाँ से सूखे। ये निशानी है। तो आप जान लीजिए कि और लक्षण दोनों में एक ही है। पौधा ऐसे ही वो क्या, इसको रूट रॉट बोलते हैं। जहाँ पौधा का जड़ और मिट्टी मिलता है जिस जगह पे, वहीं पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। हाँ, तो इसका निमेटोड नहीं, रूट रॉट बोलते हैं। हाँ, उसको क्या है ना कि जितना ज़्यादा बरसात में इन पौधों को मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आलू की तरह जितना मिट्टी पानी उससे दूर रहेगा उतनी कम बीमारी आएगी बस। और एक चीज़ जान लेना, कोई भी बीमारी नहीं पहले आती है। जब भी आता है पहले कीड़ा आता है और फिर बीमारी आती है। बीमारी कहीं ना कहीं छेद करेगा तभी उसके अंदर से बीमारी, कीड़ा छेद करेगा तब बीमारी अंदर जाएगी। हाँ जी बाबा जी। बस ज़्यादा लाने जी गेहूं की फसल लाने कनक की। हाँ हाँ 29-60 बीज लाने, साड़ी जमीन है उससे ही ज़्यादा पसंद। बिल्कुल बिल्कुल। ये सीडर का ना रहना चाहिए इसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कनक बिल्कुल। देखिए कनक ऐसा चीज़ है ना, शॉर्टकट में करते हैं थोड़ा। कनक ऐसा भी होता है कि कनक में सीड रेट आपने ज़्यादा नहीं रखना है। आप ज़्यादा की तरफ कभी नहीं जाना है। जो सरकार बनाती है, जो वैज्ञानिक बनाते हैं सीड रेट, वो बनाते हैं कि उससे थोड़ा कम ही डालो तो ज़्यादा फायदेमंद है। उससे ज़्यादा डालेंगे तो नुकसान होगा। तो अगर 5 किलो पर कनाल हम बोलते हैं तो 5 किलो की जगह 4.5 किलो डालो बीज तो ज़्यादा फायदेमंद है। और दूसरा है कि सीड ड्रिल एक ऐसा चीज़ है, अगर आप कनक को सीड ड्रिल से लगाते हो तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि बीज उतनी गहराई में जाएगी जितनी गहराई में उसको जाना चाहिए, जितना इंच गहरा जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो खाद डालते हैं आप, वो जहाँ पौधे के पास गिरनी चाहिए वहीं खाद गिरेगा। क्योंकि जब भी हम बीज डालते हैं तो सीड ड्रिल में दोनों होता है, फर्टिलाइज़र भी डालते हैं और सीड भी डालते हैं, दोनों इकट्ठे गिरते हैं। तो जहाँ बीज गिरना चाहिए वहाँ बीज गिरता है, जहाँ फर्टिलाइज़र गिरना चाहिए, और दोनों बीज पूरी तरह से ढके होते हैं, खाद और बीज भी। तो ना चिड़िया उसको खाती है ना कुछ भी खाता है। तो कोशिश है 4-5-7 दिन 8 दिन के बाद वो निकलना शुरू हो जाता है। कई बार आपने कई पंछी ऐसे देखे होंगे जो अंकुरित हो रहे खा जाता है वो चुन चुन करके। तो वो भी समस्या, एक ऑप्टिमम गहराई होनी जरूरी हुए ताकि वो ज़मीन को, जड़ को पकड़ सके। ठीक है ना। तीसरी बात, सिंचाई। कनक में सिंचाई बहुत ज़रूरी है। कब तक? जब तक वो टिलरिंग ना हो जाए स्टार्ट, जिसको बोलते हैं इन्हीं जो 21 दिन बाद आता है पहली सिंचाई। अब फर्स्ट इरिगेशन 21 दिन बाद हम इसलिए देते हैं कि वो उस समय उसमें टिलर बनना शुरू होता है। टिलर का मतलब जब हम कनक लगाते हैं तो क्या होता है, एक बीज शाखा, जैसे जो बीज है ना, शाखा इसमें नहीं बोलते हैं, इसमें ब्रांचेज निकलनी शुरू होती है नीचे से, है ना, इनिशिएशन, जिसको हम जो एक्चुअल इंडिविजुअल, एक बीज से 100 भी बन सकता है। आपने कभी काउंट करके देखना, उसको एक को उखाड़ना शुरुआत में ही और उसके बाद काउंट करना, जितने काउंट आपके आएंगे उतने ही सिट्टे ऊपर बनेंगे और वही आपका प्रोडक्शन है। इसलिए नंबर ऑफ बीज से कुछ नहीं होता है कितने उसमें कल्ले बन रहे हैं, कल्ले बोलते हैं ना जो भी है आप लोग, वो जितना बनेगा वही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आप जो करते हो प्रैक्टिस वो ज़रूरी है, बाकी का पोर्शन ना। हमने तो सीड से लगाया, बहुत सीड ड्रिल से। सीड ड्रिल से हाँ, एक तो बुआई कम करना पड़ती है, हाँ, तो दूसरा उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। आप क्योंकि देखिए ना, 2 बच्चे के बीच बोलते हैं दूरी, हमने बोला ना कि बैंगन लगाते हैं 90 सेंटीमीटर पे किसान, टमाटर लगाते हैं 60 सेंटीमीटर पे किसान। वो डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्याज आपने लगा रहे हो ना, प्याज का बड़ा साइज आपने लेना है तो कम से कम प्याज को 15 सेंटीमीटर दूर लाइन में लगाना है, और प्याज से प्याज का दूरी जो है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरा सर जो करेला लाने, हाँ, बोलिए। किसी भी लकड़ी लगावा तो सीधी बेलना के ऊपर चढ़, ताकि जमीन पर नहीं चले, जमीन पर फिर इतना फैलता नहीं है। फलता है नहीं फलता है तब जब आप फरवरी में मार्च में लगाएंगे, वो ज़मीन पे ही फलता है। उसको ऊपर चढ़ाएंगे तो नहीं फलेगा, वो चढ़ेगा भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि तेज़ हवा और गर्मी के कारण उसके फूल सूखते हैं, फिर पॉलिनेशन नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्रूट कम बनेंगे। इसलिए बरसात वाले को हम चढ़ाते हैं ताकि ऊपर चढ़ करके हवा लगता है उसके फूल में, और इसके कारण उसमें फलन ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ जी सर। हमारे घर में अमरूद का पेड़ है, जब भी उस पर फल लगता है कीड़ा लगता ही लगता है। देखिए, अमरूद में 3 तरह का बीज पौधा फूल लगता है।
पहला बोलते हैं अम्ब बहार, दूसरा हस्त बहार और मृग बहार। 3 बार फ्लावरिंग आती है अमरूद में। हिमाचल और पंजाब के अमरूद ग्रोवर को खास करके 2 फ्लावरिंग को लॉस कर देना चाहिए। अगर आप सबसे अच्छा जो फल लगता है वो है सर्दियों वाला। वो जब भी लगेगा वो उसमें लगेगा, सफेद रंग का कीड़ा लग जाता है। नहीं, सर्दियों वाला फल में कीड़े कम लगेंगे। जो लगेगा आपको बरसात वाले में, जो बरसात वाला होता है। अब बरसात वाले फल को आपको गिरा देना है। जैसे फूल लगने लगता है तो करीब 10 से 15 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में डाल करके आप अमरूद के पौधे पे स्प्रे कर दो, तो जो फ्लावर हैं वो गिर जाते हैं यूरिया से, और आपका पौधा जो है और तेज़ी से बढ़ेगा। फिर सारा एनर्जी वो रिजर्व रखेगा, और फिर जैसे ही फ्लावरिंग का सर्दियों वाला टाइम आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय उसके फ्लावरिंग बहुत अच्छे आएंगे। कर देना चाहिए। मतलब इस समय वाला फल लेना तो उसकी एनर्जी को लॉस्ट करने वाली बात है। उससे बेटर है कि उसको आप, बाकी दूसरा है फेरोमोन ट्रैप। आजकल बाज़ार में मिलता है, आपने देखा होगा, बोतल में लगाया हुआ, लटकाया हुआ। एक पौधे में 1 लटका दीजिए तो वो कंट्रोल करेगा। लेकिन कब उसको लगाना है? जब फूल का बड बन रहा हो, फूल खिला नहीं हो, फूल हरे रंग का ही हो। जब आइडिया लग जाता है कि अब इसमें फूल लगने वाले हैं, उसी समय इसको टांग देना है, और 3-4 महीने वो काम करता है। यहाँ भी मिल जाएगा हमारे एटिक सेंटर में भी। तो उसको जा कर के उस जो टिक्की होता है उसको लटका देते हैं, और उसमें सारे जो ये हैं फ्रूट फ्लाई वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फ्लावरिंग अगर हो गया ना, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी सर। हमें जो बी कीपिंग कर रहे हैं सर, उसके लिए कौन सा जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे बेस्ट? देखिए, बी कीपिंग कभी भी हम एक जगह नहीं करते हैं। बी कीपिंग इज माइग्रेटरी बिजनेस। जो भी प्रोफेशनल, चाहे पंजाब के हों, हरियाणा के हों, चाहे हिमाचल के हों, चाहे कहीं के भी हों, बी को क्या चाहिए? टेम्परेचर और खाना तो चाहिए ना। नहीं तो खाना का मतलब उसके लिए क्या है? फूल है, वो बहुत ज़रूरी है। अब वो खाना खाएगा, फूल जब तक जंगलों में रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा भी तो आएगा, 2-3 महीने जब फूल नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? वैसे मधुमक्खी तो बोला जाता है कि 500 किलोमीटर भी चला जाता है और फिर लौट के आ जाता है, लेकिन टेम्परेचर उसमें रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर नहीं है, ज़्यादा डाउन चला गया है, तो उस कंडीशन में भी हम मधुमक्खी पालन को बहुत बड़ा सेटबैक लगता है। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर के अनुसार अपने मधुमक्खी को क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। आप लोग के यहाँ होता होगा, भेड़ पालन करते हैं आप लोग के यहाँ? लोग बकरी पालन करते हैं? लोग आप लोग नहीं करते होंगे, लोग करते हैं। बकरे खाते तो हो, तो कहीं ना कहीं से तो आता है। तो वो क्या करते हैं? वो माइग्रेट ही तो करते हैं, बकरे लेके निकल जाते हैं। तो दैट इज ए माइग्रेशन। बकरवाल जो होते हैं वो क्या करते हैं? माइग्रेट ही। क्यों माइग्रेट करते हैं वो? टेम्परेचर के कारण। कि अच्छा टेम्परेचर होगा तो इसका मांस भी तेजी से बढ़ेगा, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, इसके बाल भी अच्छे बढ़ेंगे, जिसको जो कई बार उनके लिए यूज़ होता है। तो आप इस चीज़ को मान के चलिए कि कोई भी चीज़ आज के डेट में मतलब उसको टेम्परेचर तो जो है, खाना भी चाहिए होता है। अब खाना कहाँ मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए, जंगलों में। अब जंगलों में लेकिन टेम्परेचर अगर नहीं है तो लौट के नहीं आएगा वो, फिर आपके उसकी डेथ हो जाएगी। और वो घर कभी बहुत रेयर केसेज में, जो पालतू वाला होता है तो बहुत रेयर केसेज में घर बनाता है वो। बाकी क्या करता है, मोस्टली मैंने देखा है कि वो हमारे आर्टिफिशियल बक्से में ही रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है, ठीक है ना। तो मधुमक्खी पालन के लिए तो यही 2 शर्त है। माइग्रेशन आपको करना पड़ेगा। एक जगह रह करके आप घर में कर सकते हैं तो गुलाब के पौधे वौधे लगाया करो आप, ताकि हर समय कोई ना कोई फूल खिलता रहे। तो 1-2 बॉक्स तो आप रख सकते हैं, बट ज़्यादा रखना है अगर आपने कमर्शियल करना है तो थोड़ी मुश्किल होगी। हाँ जी सर, आप ही आपको ही आप। हाँ सर, वो ही बात है जो लगाया मिर्ची का पेड़ लगाया ना 2 फुट का, पर मिर्ची नहीं पड़ रही है। मिर्ची लग नहीं रही है, पौधा ग्रोथ अच्छा है। आप एक काम करना, उसमें मिर्च का पौधा जब तक आपका जिंदा है, एक तो पानी उसके जड़ के पास नहीं लेना, दूसरा उस पर दही खट्टी लस्सी का स्प्रे करते रहो। खट्टी लस्सी का स्प्रे करते रहेंगे। कुछ वैरायटी ऐसी है जो पूरी ग्रोथ करने के बाद फलती है, कुछ वैरायटी ऐसी है, मिर्ची की कम से कम 1000 वैरायटियाँ हैं। कुछ वैरायटी ऐसी है जो जैसे पौधा इतना सा होता है उसके बाद लगना शुरू होता है, साथ में ग्रोथ भी होता रहता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी आपने। एक सूरजमुखी होता है, देखा आपने, ऊपर की तरफ उसके मिर्ची लगती है। अगर आपने वो लगाया ना तो पूरा पौधा ग्रोथ कर जाएगा, उसके बाद लगना शुरू होगा, क्योंकि वो ग्रोथ ब्रेक हो जाता है।
तो वो डिपेंड करता है। अगर ग्रोथ हो रहा है, पत्ते वगैरह सब कुछ बिल्कुल सब कुछ सही कंडीशन में है, तो आप उसको बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इन पौधों को सिर्फ छाया, जिसको हम बोलते हैं शेड में, पेड़ की छाया, घर की छाया या कोई भी छायादार जगह में अगर रहेगा तो कंडीशन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और फ्रूटिंग कम होगा। हाँ जी सर, हाँ जी दोस्त। सर बरसात के दिनों के बाद जो फ्रूट में कीड़ा लगने लगता है उसको ठीक करने के लिए देखिए सिंपल सा चीज़ है, घबराओ नहीं आप। हम जानते हैं कि आप किसान फैमिली से नहीं हो, घूमने आए हो, कोई बात नहीं, हमारी बात सुन लोगे ना कहीं काम ही आएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है ना। हर आदमी का एम आजकल बिजनेस या सर्विस ही है, बट खाना तो आपने अभी थोड़ी देर के बाद आपको भूख लग जाएगी, वो कहाँ से आएगा? खेत से ही आएगा, और वो कोई ना कोई किसान ही उगाएगा। तो ये चीज़ हम कहने, एक फौजी भी यहाँ पर आप आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, उनको भी हम यही बोलते हैं, आप चाहे कितने भी बंदूक वहाँ चला लो आप, लेकिन 24 घंटे अगर जिंदा आपने रहना है तो आपको खाना किसान ही भेजेगा। इसलिए इसको इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। एटलीस्ट यू हैव टू लिसन। जिसको भी, जब भी हम बरसात में कीड़े की बात करते हैं ना, देखिए देसी चीज़ें तो मैंने बोल दिया ना आपको कि एक सिंपल सी चीज़ जान लो, खट्टी लस्सी बहुत बीमारी का इलाज है, लेकिन खट्टी लस्सी के अंदर अपने तांबे का बर्तन डालना है, ताकि लस्सी जो है आपको 7-8 दिन धूप में रखना है। दूसरी बात, आप जो बेकिंग सोडा बोला ना, वो बहुत सारे कीड़े का इलाज है। फ्रूट बोरर, एफिड, थ्रिप्स, माइट, जैसिड, ये जितने भी हानिकारक कीड़े हैं जो अपने नंगे आँखों से हम नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत, वो सारे कीड़े इस बेकिंग सोडा से ख़त्म हो सकता है। सिंपल, इतना बढ़िया इलाज है। आप इसमें थोड़ा हल्दी डाल दो, थोड़ा अर्क डाल दो, अदरक का जूस डाल दो, थोड़ा मिर्च का पाउडर डाल दो, और बढ़िया बनाना है थोड़ा सा गुड़ डाल दो, और इसको 24 घंटा तक छोड़ दो, और उसके बाद स्प्रे करो। देखो न्यूट्रिएंट भी मिलेगा और ग्रोथ भी होगा। हाँ जी, पी प्लांट होता है, हाँ वो ग्रो करता है, हाँ। और जो पी प्लांट के दाने होते हैं ना, मटर के दाने, किसी किसी में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते। देखिए मटर का दाना, मटर एक ऐसा फसल है ना जिसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। हर फूल में मेल और फीमेल इकट्ठे होते हैं, इसलिए जो भी फूल है वो बीज बनेगा, ठीक है ना, फल बनेगा। उसके अंदर जो दाने नहीं बनते, कई बार आपने देखा होगा कि मटर खाली रह जाता है। उसका एक रीज़न ये होता है कि जब हम मटर लगाते हैं, तो जब हम मटर लगाते हैं, जैसे हम मटर लगा रहे हैं सपोज़, तो मटर जब हमारा चलता रहता है, मटर जब पहली बार तुड़ाई करते हैं, अगर आपने खेत में लगाया है और किचन गार्डन में लगाया है, तो जब हम उसको पलटी लगाते हैं ना, जब ढूंढते हैं मटर है कि नहीं, ढूंढना पड़ता है ना। बैंगन के पौधे भी ऐसे करके देखते हैं कि बैंगन नीचे लटका है कि नहीं, करते हैं कि नहीं? तो मटर को भी तो उठा के देखना पड़ता है ना कि फलियां लगी है कि नहीं, या तोड़ना ही है। तो जैसे आप पलटी लगाओगे, तोड़ तो आपने 4-5 फलियां ली, लेकिन अब क्या, जो बाकी मटर थे छोटे फूल लगे हुए, उसका क्या, वो उसकी कंडीशन फिर इसी के कारण हो जाती है। जैसे ही पलटी लगाते हैं उसमें वाटर का ट्रांसलोकेशन बंद हो जाता है, फिर ऊपर की, इसीलिए माना जाता है कि वही मटर की वैरायटी अच्छी होती है जिसकी सारी फलियां इकट्ठी तैयार होती है। इसीलिए मटर को सहारे की, जहाँ प्रोफेशनल मटर लगाते हैं लोग, वहाँ मटर को सहारे, हमारा इसमें वीडियो भी है, मटर को सहारे की ज़रूरत होती है। और वो मटर का सहारे का मतलब क्या हो गया, स्टेकिंग करेंगे आप ना, उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको जितने मटर हैं सब बाहर की तरफ मिलेंगे, ढूंढना नहीं है। मटर को तोड़ा, वो अपने आप ग्रोथ करता रहेगा। मटर का जो तना होता है ना, वो हॉलो होता है ना, तो वो जब पलटी लगाते हैं ना, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हाँ जी सर। सर घर में लौकी का बोर्ड लगाया, तो उसकी बेल जो है वो बढ़ती हुई है, ग्रोथ नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। मैं देखिए अगर लौकी आपने बरसात, देखिए ये 4 महीने की क्रॉप है। अगर आपका पौधा 4 महीना हो चुका और इसी प्रॉब्लम में है, तो आप बेटर है कि उसको हटा करके दूसरा नया पौधा लगाओ, बरसात के लिए अलग क्रॉप लगाओ। गर्मी वाली कभी भी फसल बरसात तक नहीं चलती है। जो हम फरवरी में लगाते हैं वो मार्च, अप्रैल, मई और जून आते आते वो ख़त्म हो जाता है, और जून की जो फसल लगती है वो बरसात तक चलती है, घिए डालने वाली। तो ये ध्यान रखना कि इसकी एक उम्र होती है। अगर आपने देखा कि वो शुरू से ही बैड कंडीशन में था, तो और उम्र भी उसकी चली हुई है, जैसे कनक ही है, मान लिया कनक में आपने पानी लगाया नहीं, खाद भी नहीं लगाया, तो कनक तो रहेगी खेत में 4 महीना, लेकिन अप्रैल जाते जाते सिट्टे भी निकलेंगे, इतने से निकलेंगे या ना निकलेंगे,
देखा भी होगा आपने ड्राई कंडीशन में, तो उसका क्या, पौधा मरता नहीं है वो। तो वो कंडीशन, अगर उसकी उम्र हो गई है ना, तो फिर उसमें कितना भी खाद पानी उस कनक में डाल दो, नहीं ग्रोथ करेगा। तो अगर टाइम हो चुका है, 3-4 महीना आपको लगता है कि हो गया इसका पौधे का, तो नया पौधा डालो आप। अच्छा, लेकिन तरीका घिया, डानी, करेला, खीरा जो भी आप लगाते हो, आप ध्यान रखना कभी भी नीचे बेड में नहीं लगाना। ज़मीन से कम 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी, या आप थोड़ा सा मिट्टी चारों तरफ से इकट्ठा करके उसको ढेर बना दो और उसमें गोबर वगैरह डाल दो, और उसके बाद उसमें बिजाई करो आप। हाँ, ऊपर लगाया हुआ ना, लेकिन जड़ उसका पानी में नहीं होना चाहिए, ज़मीन से थोड़ा सा उठा रहना चाहिए। वो तो ठीक किया है आपने। अभी बेल चढ़ रही है, ऊपर चल रही है, तो आगे अभी तो टाइम आया है, अभी तो फैलने का टाइम आया है, अभी तो पूरा जाल बनाएगा वो, उसके बाद फलन शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सर मुझे ये एक्सप्लोर करना है कि एग्रीकल्चर फील्ड में इन फ्यूचर कौन सी फील्ड में ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में देखिए, अगर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो आप या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम मेडिसिनल, वेरी गुड क्वेश्चन, आप सुनना जरा। हाँ, जैसे अगर हम मेडिसिनल पर्पस में जाएंगे, हाँ, तो अगर जो लीवर सेल्स होते हैं अगर वो डैमेज हो जाए, तो वो मिल्क थिसल एक प्लांट होता है, अगर उसकी प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा और आउटपुट भी ज़्यादा होगा। देखिए, आप एक बार सुना होगा मिल्क थिसल का सीड सरसों के तेल के साथ वो यूज़, फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं, मुझे हाँ सुना होगा आपने कि लोगों को क्या हो गया था सरसों का तेल खाने से। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग तो कोरोना भी भूल गए होंगे, कोरोना कैसे आया था। एक समय तेल बिकता था, सरसों का तेल, और डब्बे वो राजस्थान से आया था, और यही जो थिसल बोल रहे हैं ना, उसी का प्लांट का था, और उसी का मिलता जुलता, और उसका तेल निकालते थे, और उसका तेल मिला दिया था उन्होंने बीज को, और उसका काफ़ी तेल उसमें निकलता है। और जिसने वो तेलों को खाया, जहाँ जहाँ भी गया, उसके बाद उसको सब शरीर फूल गया था, बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ हो गई थी, एकदम से ही बहुत हल्ला हुआ था इसके बारे में। तो पहली बात तो जिस चीज़ को हमने यूज़ नहीं करना उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। जैसे भांग है, ड्रग्स है ना, अफीम है, चरस है, क्यों जानना इसके बारे में ज़्यादा डीपली। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मेसी जो है इसको यूज़ करती है, वो मेडिसिन के लिए करती है काफ़ी। जितने भी भांग की कल्टीवेशन भी बहुत, अफीम यूज़ होता है मेडिसिन में, बहुत सारे मेडिसिन में इसका यूज़ होता है। तो आजकल लीगल कल्टीवेशन भी कई जगह, जैसे हिमाचल में हो गई है लीगल कल्टीवेशन इसका, भांग का, तो वो भी है। लेकिन जिसके बारे में नहीं जानना उसके बारे में, लेकिन आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, किस एस्पेक्ट में, अभी के जनरेशन में एग्रीकल्चर में जितना अच्छा मैकेनाइजेशन का है ना, मशीनरीज़ का, जितना फार्म, देखिए पैसा कमाना और पैसा बचाना, ये दोनों कमाने का ही स्रोत है। अगर आप बचाना जानते हो ना, तो अपने आप कमाई आपकी बढ़ेगी, और ये सभी क्षेत्र में है। और सबसे ज़्यादा किसान इसी में बेवकूफ़ी करता है। चाहे वो 4 जुताई करनी होगी खेत की तो 5 करवा लेगा, केचुआ खाद डालना होगा उसकी जगह गोबर की खाद डालेगा, या नहीं भी होगा, गाय पालने थे वो पालना छोड़ दिया, तो बैल पालने थे वो गोबर ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा, केमिकल फर्टाइजर पर डिपेंडेंट हो गया। वो सारा चीज़ें मार्केट में पैसे से आता है। आपका अपना क्या हुआ, खेत के लिए कुछ भी नहीं है। पहले किसान के लिए बीज भी अपना, खाद भी अपना, और कुछ हद तक 5% 10% तक लेबर भी अपनी, तो उनको प्रॉफिट दिखता था कि मेरे को बहुत घर में आ रहा है, कहीं खर्च तो हमने किया ही नहीं, पानी नेचुरल हो जाता था। अब क्या है, सब कुछ बाहर का है। फिर आप बोलते हो ढूंढते हो प्रॉफिट, हम करेंगे अभी बात लास्ट में, ठीक है ना। तो इसलिए मैकेनाइजेशन क्षेत्र इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जहाँ मैकेनाइजेशन हो रही है, चाहे फिशरीज में हो, पोल्ट्री में हो, डेयरी में हो, डेयरी को दूध को कौन निकालेगा, आप कितने लेबर लगेंगे। अगर आपने 200 की डेयरी, 200 गाय की डेयरी रख ली तो एक बंदा 200 गाय को हैंडल कर सकता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, आपको मैकेनाइजेशन चाहिए, वो प्रॉफिटेबल है। वीड कंट्रोल है, कनक है। आप जैसे मक्की लगाते हैं ना, तो मक्की को अगर हम लाइन में लगाएं तो ऐसे ऐसे बीडर, हैंड बीडर हैं जिसमें एक आदमी एक दिन में 10 कनाल को गुड़ाई का घास निकाल देगा। मशीन को बस चलाते जाना है। लेकिन आप छट्टा करके मक्का लगाओगे ना तो मशीन नहीं चलेगा आपका। तो दिस इज़ द मैकेनाइजेशन। उसमें वो भी आता है कि सीड ड्रिल से ही सोइंग करनी है, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है ताकि वो मशीन उसमें फिट हो सके। फॉरेन कंट्री में आप जाओगे ना, 5-5 किलोमीटर तक का खेत होता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आप जाओगे तो, और एक ट्रैक्टर लगा होता है, सब काम करता जाता है, क्योंकि प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर डिस्टेंस पे उन्होंने क्रॉप लगाई हुई है। क्योंकि टायर के नीचे भी कोई पौधा नहीं आता है, और जिस टाइप के टायर लगाना होता है उसी टाइप में लगाते हैं, और जैसे हार्वेस्टिंग करनी होती है वैसे करते हैं। दिस इज़ मैकेनाइजेशन। हाँ जी,
जैसे समझो हमने भिंडी लगाई है, हाँ हाँ, वो टेढ़ी क्यों होती है? भिंडी टेढ़ी होती है, बस एग्जैक्टली आपने जो बोला ना, जैसे बैंगन में जैसे बैंगन का कीड़ा लगता है ना, उसी तरह भिंडी में भी एक फ्रूट बोरर लगता है, और वो सुंडी लगता है जो फूल के अवस्था में लगता है। इसका कंट्रोल कैसे करोगे आप? देखो, आप केमिकल वाली ज़्यादा मैं फार्मूला बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ सारे लोग किचन गार्डन टाइप के ही हैं, तो वही मैं इलाज बताता हूँ आपको। ब्लीच वो बताया ना मैंने, बेकिंग सोडा वाला ना, उसको करो आप। बारिश हो जाए तो फिर से कर देना स्प्रे, ज़्यादा नहीं डालना है आपने। 1 लीटर में 1 चाय के चम्मच का 1 चम्मच बस। समझे जैसे कनाल जगह कितने, कनाल में आपको 2 पंप, 1 पंप लग जाएगा स्प्रे करने का, 15 लीटर। 15 लीटर में आप देख लो, 15 चमचे नहीं यूज़ करना, वो छोटे वाला चम्मच जो चाय वाला चम्मच जिसको बोलते हैं, 15 एक इससे चम्मच से 15 चम्मच आपने डाल दो, और उसमें थोड़ा शैम्पू डाल देना, थोड़ा हल्दी डाल देना, इतना एक सा हल्दी पाउडर डाल देना, इतना एक अदरक डाल देना। इसको डायरेक्ट नहीं डालना, इसको पहले किसी बर्तन में डाल करके 24 घंटे छोड़ देना आपने, लहसुन, और फिर बाद में उसका पानी छान के उसमें डाल करके उसमें स्प्रे कर दो आप। ठीक है, हाँ जी। सर वो अनार का पेड़ है, उसमें कीड़े, अनार का, अनार में देखा होगा आपने, अनार तो आजकल बड़ी महंगी चीज़ हो गई है। लोग कहते हैं ना कि अनार ही एक ऐसा फल है जिसको हम खरीद करके 10 दिन 15 दिन घर में भी रख सकते हैं, कुछ नहीं ख़राब होता है। जितना उसका छिलका सूखेगा उतना ही बढ़िया नीचे का मटर अनार होता है। अनार में उसके अंदर जो कीड़ा लगता है ना, और जो लोग 1-2 लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रूट बोरर, है ना, और ये खास करके पोमग्रेनेट बटर जो है, जो कीड़ा है ना, ये ज़्यादा हार्मफुल है। मैंने बोला कि इस तरह के अमरूद में लगने वाला, बैंगन में लगने वाला, टमाटर में लगने वाला, और अमरूद में लगने वाला, या पोमग्रेनेट में लगने वाला, ये जो कीड़े हैं जो बोरर हैं, इनका इलाज अगर आप फूल आने के समय नहीं करोगे ना, तो ये कंट्रोल नहीं होगा। जब भी इसको कंट्रोल करना है तो फूल की कलियां जब बन रही है ना, लाल रंग की बनती है, उसी स्टेज पे आपने स्प्रे करना है, तब तो ये कंट्रोल होगा। अदरवाइज होता क्या है प्रक्रिया कि वो कीड़ा इसके अंदर अंडे दे देती है, डंक मार के, आपको पता नहीं लगेगा अंडा, और जैसे जैसे फल बढ़ता है वैसे वैसे अंडे भी बढ़ते रहते हैं। और जैसे ही टाइम उसका पकने का आता है या कच्चे स्टेज में, तो वो कीड़ा क्या होता है, ग्रोथ कर चुका होता है, अंडा से लार्वा बन गया, और वो उसको चाहिए इंस्टेंट खाना, तो वो अंदर का मटेरियल है उसको खाएगा, और नहीं कुछ मिलेगा तो उसके बाद वो छेद करके वो बाहर निकलता है, जबकि बाहर से अंदर नहीं जाता है वो। आप ये चीज़ जान लेना, कभी भी बैंगन में कीड़ा अंदर छेद नहीं करता है, वो अंदर पड़ा हुआ है और वो बाहर निकलता है। बस इस प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा। पहले ही अंदर होता है वो, पहले ही अंदर उसका, मैंने बोला ना, वो अंडा ही पहले दे देता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अमरूद में भी केस में मैंने यही बोला। बाद में आप चाहे मेलाथियोन, मेटासिस्टॉक्स, सेविन, किसी का स्प्रे करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल लोग फसल उगा रहे हैं, हाँ हाँ, फसल होता भी है, और मैंने ये तो पढ़ा भी हुआ कि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कम करते हैं, ओके, इनऑर्गेनिक करते हैं, यानी कि केमिकल बेस्ड चीजें डालते हैं। इनऑर्गेनिक तो नहीं बोल सकते हैं उसको केमिकल फार्मिंग बोलते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ता है। जब हम फसल उगाने जाते हैं तो मैंने तो ये भी देखा होगा कि केमिकल फेंकने के बाद कई दिन उसके आसपास नहीं जाना होता, बिल्कुल, है ना। तो इस चीज को कम कैसे करना है, इसके लिए क्या गवर्नमेंट, आपने पहले सुना होगा, पहले बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, पहले एक दवाई छिड़काव होता था, याद है कुछ? लोग किसी गांव में छिड़काव हो जाता था, उसके बाद क्या होता था उसका, कई गांव को पता लग जाता था कि वहाँ दवाई छिड़क गई है, ऐसा कुछ था। DDT, BHC, और DDT होता था, BHC होता था, और मोस्टली हम यूज करते थे एल्ड्रिन। एल्ड्रिन जानते हो आप? वो तो बैन हो गई है ना। अब वही हम आपको बोल रहे हैं, वो जो बैन हो गई है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, वो बैन क्यों हुआ? इतना ज़्यादा हार्मफुल था कि उसका कई दिन तक असर रहता था, और बाद में लोगों को, बिना बैंगन खाने वालों को कैंसर ज़्यादा होने लग गया। एक दवाई सभी बीमारी का इलाज, एक दवाई सभी बीमारी का इलाज था, सभी कीड़े का इलाज था, एल्ड्रिन। इतनी मुश्क होती थी कि अगर यहाँ स्प्रे हो जाए तो 5 किलोमीटर दूर तक उसकी बदबू जाती थी। अगर आपने अनुभव किया हो, हम लोगों ने तो किया है, हम आपने फेंका भी होगा। अब तो
हाँ, डीडीटी पहले छिड़काव होता था मच्छर मारने के लिए, BHC होता था छिड़काव। केमिकल कभी भी यूजफुल नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हो कि जो हम नीम का तेल बोल रहे हैं वो केमिकल नहीं है? नहीं, वो तो नेचुरल है। नहीं है, तो नेचुरल, बट है तो केमिकल ही ना। है नेचुरल बट है केमिकल ही। आप चावल खा रहे हो वो भी केमिकल ही है, उसको आप तो ब्रेक डाउन करोगे ना तो उसमें भी केमिकल ही निकलेगा, कार्बन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, सब कुछ। चाहे आप दाल खा लो, प्रोटीन, सब्जी, वेजिटेबल्स में सब कुछ केमिकल ही है। बट कौन हमारे लिए हार्मफुल है? हमने क्या किया ना, हमने बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया। जो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी थी, एक कीड़ा दूसरे को खाता था, दूसरा कीड़ा तीसरे को खाता था, दोनों मिल करके चौथे को खाते, ये प्रक्रिया चलती थी हमारे इन्वायरमेंट में। और इसके वो सिस्टम हमने किसी एक को ही ख़त्म कर दिया। अगर आज के टाइम पे वो चीज़ करनी क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि पूरा मोमेंट ही चेंज हो गया है। आप किसी को आप देख लो ना, आपका इर्द गिर्द में पता होगा कितने लोगों के पास गाय है। अगर सबके पास गाय है तो वो क्या दूध देती है? जरूरी नहीं है कि जरूरी है। कितने लोग हैं जो बिना दूध देने वाली गाय अपने पास रख रखी है? बस मतलब आपको मतलब किस चीज़ से है? दूध से है। गोबर से आपको मतलब नहीं है। और पहले जो खेती होती थी, पहले का जो किसान था, आप सोच लो, तब बैल भी रखते थे, बैल पाले जाते थे और घर में बड़ी प्राउडली फील करते थे कि मैंने 5-5 बैल का जोड़ा है इस किसान के पास। क्यों जी? तो वो बैल क्या देता था हमें? गोबर। और गोबर की कीमत थी जिसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। उस गोबर का महत्व था, उनको किसान को पता कि हम जो खिला रहे, और उसको उसी तरह से पालते थे जैसे गाय को पालते हैं। वो सारी चीजें उसकी पूरा करते थे। आप सोचो कि वो कितना सुंदर जमाना रहा होगा। पूरे गांव में किसी के पास हमारा स्प्रेयर नहीं था। ये तो मैंने भी देखा हुआ है। स्प्रेयर नाम का ये पीठ वाला, पंप वाला, इलेक्ट्रिक वाला कोई स्प्रेयर नहीं होता था, कुछ भी नहीं था। पूरे गांव में किसी को नहीं पता कि दवाई क्या चीज़ होती है, स्प्रे क्या चीज़ होता है, किसी को नहीं पता। ये इस अभी 20, 15, 20, 25, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये ज़माना बहुत पुराना नहीं हुआ है। और ये सोच, हमारे यहाँ सुन लीजिए आप, हमारे यहाँ क्या होता था ना, हमारे यहाँ क्या सब जगह बैल का मेला लगता था। सुना है आप सब तो कि बैल का भी मेला होता होगा। और वो जैसे ही सावन का महीना, मतलब ये बरसात शुरू होने वाला होता था, उसके पहले वो मेला लग जाता था और जोड़ी में ही बैल बिकते थे। बैल को बड़ा सजा के लाया जाता था और लोग वहाँ से लाखों रुपया, 1000, 50,000, 30,000, 40,000 का बैल खरीद के ले जाते थे। किस लिए? बैलगाड़ी थोड़ी ज़्यादा चलती थी, हल के लिए, और उसको पालते पोसते थे। आज बैल खरीदने के लिए आप तो बोलो 1,000 तो मैं यहीं पर आपको इकट्ठा कर दूँ फ्री के। तो दैट वाज द रीज़न कि वो गोबर जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस उनको पता थी। यही गोबर हमारे खेत को जाएगा और यही सर्कुलेट होगा और ये हमारे खेत को उपजाऊ बनाएगा। आज के डेट में लोगों ने उसको यूरिया डाल के 12-32 DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, केमिकल ये वो डाल के सब कीड़े को मार दिया, उस वायरस को मार दिया, उस बैक्टीरिया को मार दिया, उस फंगस को मार दिया, ख़त्म ही हो गया है। तभी तो हम बोलते हैं अजोडोबैक्टर डालो, सूडोमोनास डालो, राइजोबियम डालो खेत में। बीज ये सब ये बैक्टीरिया हैं, इसको ट्रीट करके के बीज को लगाओ ताकि ये मल्टीप्लाई होगा तो वो ब्रेक डाउन करेगा आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, इसको तोड़ेगा, फिर पौधे को मिलेगा। लोगों ने ख़त्म नहीं किए, लोगों ने इतना बेहिसाब, हमने बोला ना कि 4 किलो कनक डालना, लोगों ने 10-10 किलो कनक डाल दिए। लोगों ने आधा किलो यूरिया पर कनाल 1 किलो बोला, उन्होंने 3-3 किलो डाल दिया। अगर आप देखो ना, आपके शरीर पे एक कट लग जाए ना, एक यूरिया का दाना लग जाए तो आप कैसे चीखते चिल्लाते हो, है ना, कैसी जलन होती है। और नीचे जो पड़ा हुआ जो वायरस बैक्टीरिया, जब हम छट्टा लगाते हैं तो क्या होता है, वो सारा 5 मिनट में घुल जाता है यूरिया। और सोचो उसके सारे जीव जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म। तो हमारा इकोसिस्टम ही ख़राब हो चुका है ना। हाँ जी सर, कोई प्रश्न? हमारी जमीन है वो पानी नहीं पीती। हाँ, उसके अंदर पानी नहीं घुसता, वो पानी खड़ा रहता है जो पौधा होता है। चलो ये प्रश्न भी अच्छा है। जो ज़मीन है ना सर, चंगर ज़मीन हम बोलते थे, वैसे तो कई जगह होता है, बड़ी हार्ड मिट्टी होती है, चूना उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो ज़मीन में चूना, उसमें कोई चीज़ों का प्रोडक्शन भी नहीं होता है। हाँ,
तो अब ऐसे मिट्टी को सुधारना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय आप लोग ही बताओ क्या होगा। सुधारने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मिट्टी सुधरती कब है। फोटो जो खोलना सारा, हाँ उन्हें के फोटो जो खोलना नीचे से, फोटो जो के फिर मिट्टी को डालो, एक एक 12 इंची बोर है, उठा लो। इतना किसान कब कहाँ से लाएगा, मतलब मिट्टी डालो बाहर से लाके, बाहर से लाके जितना पानी उसमें पहले पानी भर लेना, फिर उसको निकाल लेना, शुद्ध हिंदी में समझे। फिर निकालना नहीं, वो आप ठीक बोल रहे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आपने इसको हम बोलते हैं डिसिल्टेशन, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि धीरे धीरे वो घुलता है और नीचे को जाता है। एक समय जाता है कि जब वो बिल्कुल निकलना बंद हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस आप जाएंगे इधर प्रतापगढ़, सुन लो आप, हाँ अच्छी बात बता रहे हो आप, प्रतापगढ़ में जाएंगे या यूपी का कुछ एरिया सहारनपुर के उस साइड से, खास करके लखनऊ से थोड़ा बनारस के बीच का, जहाँ पर मिट्टी में आप गर्मियों में जाएंगे ना, तो गर्मी में जब पूरे खेत से आपको नमक निकलता हुआ दिखाई देगा। अब वहाँ क्या कोई उपाय नहीं है, वहाँ क्या कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। वहाँ आप क्या कर सकते हैं, वहाँ उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे ऐसे पेड़ लगवाते हैं जो पेड़ उसी कंडीशन में हो चलेगा। तो आंवला बहुत अच्छा चलता है वहाँ, आंवला की कल्टीवेशन आप जाके देखो वहाँ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। अनार का कल्टीवेशन भी उस एरिया में कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन आपने जो बोल रहे हैं ना, अगर उसको आपको खेत को सुधारना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा कि 2-3 साल आप ट्री प्लांटेशन कर दो, कोई पेड़ लगा दो आप नज़दीक में, कोई भी पेड़, ताकि पेड़ क्या करेगा, ज़मीन को तोड़ेगा, उस ज़मीन को तोड़ेगा जो अनब्रेकेबल हो गई है। तो कोई छोटा छोटा पौधा लगा दो आप, ऐसा जो उस एरिया में चलता हो, चाहे आप बबूल ही लगा दो, नीम का लगा दो आपके यहाँ अगर चलता है तो, या सफ़ेदे का लगा दो, या कुछ भी लगा दो। आप 3-4 साल के बाद उसको काट देना, या जो भी आपको लगता है कि उस एरिया में बढ़िया चल रहा है, उसके आप 100 जितना एरिया आपने करना है उसमें लगा दो आप 4-5 साल तक। उसके बाद उस खेत को आप ना फिर ठीक करो आप। ज़मीन जब तक फटती नहीं है ना, तब तक ये चीज़ें अंदर नीचे जाएगी भी नहीं। और जैसे आपने बोला ना कि वो खर्च करना वाला बात, पानी उसको डालो, फिर उसको धीरे धीरे जाने दो, फिर अगेन इट विल टेक, इतना पानी भी होना चाहिए, इतना बंदे के पास, इतना खेत लेवल भी होना चाहिए। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो बेटर है कि जैसी चाह, अगर आपको ऐसा है कि मेरे को यहाँ जाना है, तो ऐसा थोड़े कि मैं यहाँ से रास्ता बना लूँगा अभी। अगर इधर से जा कर के भी हम पहुंच सकते हैं तो हमें बेस्ट वे वही चुनना चाहिए कि ठीक है अभी हम रास्ता बनाना शुरू कर दे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी हमारी। तो आप बेटर है कि बरसात के मौसम में ट्री लगाओ, पेड़, गन्ना लगा दो। गन्ना गुन्ना होता है आपके यहाँ थोड़ा बहुत? गन्ना लगा दो, थोड़ा हार्डी होता है, 4 साल की क्रॉप है, थोड़ा नज़दीक ही करके लगा दो, खेत ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कोशिश करके देखो मिट्टी को सुधारना बरसों अरबों साल के बाद मिट्टी बनती है, एक कण। आप ये मत सोचो कि मिट्टी को बनाना एक आसान खेल है। नहीं, डाल सकते हैं, नहीं डालते हैं हम। खेत को ठीक करना, नहीं ठीक बोलते हैं, खेत को ठीक करना और खेत को अपने अनुसार आपने ढालना। देखो रिक्लेमेशन कभी भी इजी नहीं है, बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसको रिक्लेम करने की ज़रूरत है, कल्टीवेशन में लाने की ज़रूरत है। इंडिया का आप राजस्थान में चले जाओ, बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, बहुत सारा खेत बैरन ही पड़ा हुआ है जहाँ कुछ होता ही नहीं है। लोगों को हाँ बताया नींबू लगा रहे हैं, वो नींबू सब सर्वाइव करता है। तो बहुत सारे जगह में ऐसा है कि लोगों ने उसको सुधारने से ज़्यादा ज़रूरी समझा कि हमको अगर यही करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो हाँ कच्चे जो देसी वाला, देसी मोटे दाने, हाँ मोटा दाने। चलिए आपका जी, हम 5 मिनट हमारे पास नहीं, अभी है 2-4 हैं, इनको शुरू कर देते हैं। बोलिए। सर आपने जैसे इनको बताया कि नमक डाल सकते हैं, नमक पर कनाल का कितना डालें? देखिए वो डिपेंड करता है, आप सबसे बढ़िया करो, मेरा अगर राय मानोगे तो आप सॉइल टेस्ट करवा लो, मिट्टी की जांच। बस उसमें आपको लिख करके देगा नीचे कि पर कनाल कितना नमक आपने डालना है और कितना आपका सिल्टेशन है, कितना कैल्शियम का है, कितना क्या है, और उसको रिक्लेम करने का पूरा प्रोसेस 2 सेकंड में 2 लाइनों में लिख देगा वो। सॉइल हेल्थ कार्ड, इससे आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व। क्योंकि कितना पीएच है, पीएच जो है ना वही डिसाइड करता है कि 7 से कितना ऊपर है और 7 से कितना नीचे है। अगर एसिडिक सॉइल है तो भी हमें प्रॉब्लम है,
अगर बेसिक सॉइल है या अल्कलाइन सॉइल है तभी हमें प्रॉब्लम है। सर दूसरा प्रश्न कि डीएपी जो सूखे में ज़्यादा काम करती है या गीले में? पैडी में भी डालते हैं, हाँ, और कीट में भी डालते हैं। हाँ, नहीं सूखे और मैं आप मेरी बात इतना सबके बात नहीं समझ पाए। मेरा कहना ये है कि कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालते हो, जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी, उसमें क्या क्या मिलता है हमको? नाइट्रोजन और फास्फोरस, है ना। नाइट्रोजन तुरंत मिल जाता है ईजिली 24 घंटे के अंदर। तो आपको नाइट्रोजन तभी ईजिली मिलेगा जब उसमें मॉइस्चर होगा, इसलिए सूखे खेत में नहीं डालिए आप, कम डालें। और फास्फोरस को कभी भी डाल दोगे आप तो वो तब मिलेगा कम से कम 1 महीना 15 दिन के बाद, जब वो फ्लावरिंग स्टेज में आएगा। तो कोशिश इस तरह के फर्टिलाइज़र को हम कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ बेसल डोज ही डालना चाहिए, शुरुआत में ही डाल देनी चाहिए। बाद में डालते हैं तो खेत में कम से कम नमी जरूरी है, नमी से ज़्यादा फायदा करेगा। तो डीएपी साल में एक बार डालना है, 2 बार डालना है? नहीं, हर फसल में आप, मैंने बताता हूँ ना कि आप देखिए सर, आप लोग के यहाँ भी वो भी हैं, सॉइल टेस्टिंग सब जगह आपका आजकल सुविधा है, करवाना सीखो सर, करो आप, थोड़ा बहुत करो, मज़ा आ जाएगा। आपको खुद ही बता देगा कि मेरी उसमें 3 चीज़ें बतानी होती है, पिछली क्रॉप क्या थी, इस समय की क्रॉप क्या लेनी है और अगली क्रॉप कौन लेनी है। मैं तो कहूँगा कि हर फसल के लिए 3-4 महीने में इसका डोज खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बार बारिश हो गया, पानी सेचुरेट कर दिया, जो पौधे ने लेना है लेना, बाकी उसकी पहुँच से बाहर है। हम क्या करते हैं ना, हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, हमारा जो मिट्टी है कितना 8-6 इंच का सॉइल ही हमारा प्रोडक्टिव है, बाकी बेकार है। सिर्फ 6 इंच की मिट्टी में ही हमारा न्यूट्रिएंट होना चाहिए, जहाँ उसके पहुँच से दूर चला गया तो प्लांट को नहीं मिलेगा। सर टेस्ट हमारा होता है, लेकिन हमें रिपोर्ट दे दी जाती है, हमें पता नहीं रिपोर्ट के बारे में जाने। जैसे हमने अपने ब्लड टेस्ट कराया तो उस पर हमें डॉक्टर देख के बताएगा ना इसे किस चीज़ की कमी है, इस तरह हमें ये नहीं, डॉक्टर वो ऑलरेडी आपको लिख के देगा कि आप जब सॉइल टेस्ट करवाने जाओगे तो हम पूरी रिपोर्ट लेते हैं। यहाँ पर तो सिस्टम है कि आपने कौन सी फसल लगाने के लिए सॉइल टेस्ट करवा रहे हो, ये होना चाहिए, यह होना चाहिए। और पुरानी फसल आपकी कौन थी, जैसे मान ले जहाँ आलू लगता है वहाँ कनक अगर लग जाए तो हम कहते हैं कोई फर्टिलाइजर मत डालो आप, क्योंकि वो जो क्रॉप में डाला हुआ आलू वाला वो ऑलरेडी कनक वाले को मिल चुका होता है। 10-12 जगह जमीन है, डिपार्टमेंट में आएंगे क्या पता गाँव में 1-2 जगह से नहीं। आप उसका आइडिया आप इससे लगा सकते हो कि जैसे इन्होंने कहा कि मेरा खेत खराब है, तो तरीका क्या होता है कि किसी एक ने करवा लिया तो उस पर 500 स्क्वायर मीटर का या 2-3 किलोमीटर की मिट्टी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, किसी पर्टिकुलर मिट्टी, हाँ करीब आपका खेत का मिट्टी माना जाता है। नहीं, मैं मानता हूँ आपकी बात भी सही है, किसी ने बहुत ज़्यादा गोबर डाला होगा, पिछले 15 साल से डाल रहा होगा, मिट्टी तो नहीं बदली ना, आपकी कल्टीवेशन बदल सकती है। आप साल में 2 क्रॉप ले रहे हो सकता है तीसरा क्रॉप दूसरा पड़ोसी जो है वो 5 क्रॉप भी ले सकता है। अगर वो सब्जी ही लगा रहा है ना तो आपके फर्टिलिटी और इसके फर्टिलिटी में आसमान जमीन का फर्क होगा। सर मिट्टी में अंतर, जैसे हमारे 3-4 कहीं, हाँ ऊंचाई निचाई वाला में तो अंतर होगा, बिल्कुल गहराई वाली जमीन है। वहाँ पे 50 जमीनों में 10 सैंपल लेकर जा सकता हूँ। नहीं सैंपल देखिए अलग लगाओगे तभी कोई मिट्टी हार्ड होगी तो देखिए उसका तरीका ये होता है ना, हम सैंपल भी जो ले, जैसे मान ली यही घर खेत है तो हमारा सैंपल का तरीका होता है एक यहाँ से लिया, एक वहाँ से लिया, एक वहाँ से लिया, एक वहाँ से लिया, वहाँ से कहीं से भी ले लिया, फिर बीच में से हम 15 सैंपल लेते हैं। 15 सैंपल लेकर के हमको मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद उसको काट के हटा देते हैं, फिर उसमें करते करते 4 बार 5 बार 6 बार करते करते आधा किलो सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। दैट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटल माना जाता है। वो 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ के लिए होता है 10 से 12 सैंपल। बट इतना किसान करता कहाँ है, वो कहीं अच्छी जगह से ले लेगा तो उसका रिपोर्ट ही कुछ और आ जाएगा, जहाँ ऐसे जगह से लेगा जहाँ पानी लगता होगा वहाँ से लेगा वहाँ कुछ और रिपोर्ट आ जाएगा। हाँ जी सर, आपका सर अमरूद के बूटे लगाए होंगे, हाँ आम के भी लगाए होंगे। हाँ जी, आम पहला 2 बार फलता था साल में, हाँ पूरे 1 बार फलता है। नहीं, वो अगर वैरायटी आपकी हो, आम दो बार आने वाली होगी तभी फलेगी। आम तो वैसे हो सकता है, आम क्या है ना, आम देखो अर्ली और लेट तो हो सकता है, बट 2 टाइम फलने वाला नहीं। एक 12 मासी आम होता है जो 3 बार फ्रूटिंग देती है। कई सारे वैरायटी ऐसे हैं आजकल निकल रहे हैं, बट वो ज़्यादा टेस्टी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि 2 बार फ्लावरिंग आ जाती है। फ्लावरिंग आने का मतलब फ्रूटिंग भी 2 बार आएगी। जैसे अमरूद 3 बार फलता है, मैंने बोला ना साल में। आम भी कोई ऐसी वैरायटी है बनी थी पीछे जिसको हम बोल सकते हैं कि वो लगा दो तो साल में 2 बार फ्लावरिंग आती थी।
एक तो जस्ट दिसंबर जनवरी में आ जाता था और दूसरा यही अप्रैल मई जून में आता था। तो दोनों बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बन जाता था, सब कुछ बनता था। बट ये आप देखोगे कि नॉर्मली कॉमन नहीं है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आम तो ऐसा कैरेक्टर है जिसको अल्टरनेट बियरर बोलते हैं। एक साल आएगी, दूसरे साल नहीं आएगी, क्योंकि जब भी आएगा तो नए ब्रांच में आएगा, और नए ब्रांच में जिस साल फल आएगा तो उसको फिर नया ब्रांच बनाना है, फिर इतना सा ग्रोथ होगा, वो अगले साल बनेगा, फिर उसके बाद उसमें फ्लावरिंग आएगी। इसलिए आम की कभी प्रूनिंग नहीं की जाती। सर दूसरी बात है, अमरूद है, मैं 3 किस्म का लगाया, एक चिट्टा अमरूद होता नहीं, एक लाल रंग का होता है, एक गब्बू गोसे वर्गा होता नहीं, गुलाबी वो ਜਿਹੜਾ गब्बू गोसे वर्गा ना, वो ਜਦੋਂ फलदा वो ਜਦੋਂ मोटा होने लगता है इकट्ठा हो जाता है, यानी सूखने लगता है। नहीं वो ऐसे थोड़ा सा ना टेढ़ा होता है। टेढ़ा हो जाता है। वो मैंने बोला ना आपको, पॉलिनेशन है, उसमें बीज नहीं होता है, बीज कम होता है उसमें। कम होता है। हाँ, तो मैंने बोला कि पॉलिनेशन नहीं होगा तो फल कहीं ना कहीं से टेढ़ा होगा। ये करेक्टर ही उस वैरायटी का मैंने देखा, जो आप बोल रहे हो ना, वो देखा, उसमें बीज ही नहीं होता, वो बिल्कुल कैसे खा लो आप, इक्का दुक्का। और एक दो थाईलैंड वाला गुआवा भी देखा, उसमें भी बहुत कम बीज होते हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा होता है, 2-2 किलो का, 1-1.5 किलो। तो पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। वो पॉलिनेस्ट हाथ से करवाते हैं, वो एक एक फल को बैग में डालते हैं, 6-4 महीने तक वो बैग में रखता है। शुरू से ही एक एक फूल की एक एक फूल की उनको पता होता है कि एक कितने फ्लावर लगे हुए हैं। वो सारा उस ऐसे नहीं किसान नहीं लगाता है वो जब भी आप जाओगे गुड़गांव, हरियाणा, इधर इस यूपी वगैरह में काफ़ी सारे लोगों ने लगा रखे हैं, बहुत कॉस्टली, 200 रुपये 250 रुपये तो किसान को मिलता है। हाँ, तो वो जिस दिन फूल लगता है और जिस दिन से तोड़ते हैं, वो सब रिकॉर्ड उनके कंप्यूटर में होता है, एक दिन का। लास्ट एक जो कणक का बीज है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैंने बता तो दिया, बीज उपचार, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ना कुछ नहीं है, बीज उपचार। हाँ जी सर, दोस्त आप कुछ पूछ लो आप। हाँ पूछ रहे कुछ बोल रहे हैं, हाँ। धनिया जब हम लगाते हैं ना, धनिया एक ऐसा चीज़ है जिसको हम बोल सकते हैं वो हरा के लिए भी यूज़ करते हैं और उसका बीज भी यूज़ करते हैं। तो हरा धनिया जब हम लगाने की बात करते हैं तो हरा धनिया कभी भी जर्मिनेशन की बात है ना, वो लगाने के बाद उसमें बीच में से पौधे नहीं जर्मिनेट जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। सुना होगा आपने, कमर तोड़ बीमारी बोलते हैं, और ये स्टेज भी वही होता है। इसलिए जब भी आप धनिया का बिजाई करो, अगर आप लाइन में लगा रहे हो तो उठी हुई क्यारी में, और जब तक वो जर्मिनेट करके थोड़ा सा पत्ते ना निकाल दे तब तक उसमें सिंचाई नहीं करनी है, पानी नहीं लगाना है। जब तक उसमें 2-3 पत्ते ना आ जाएं हल्के हल्के, तब तक सिंचाई नहीं करना, थोड़ा सूखने देना है। जैसे आप इरिगेट करोगे ना, फिर बीमारी आ सकती है। इसलिए कोशिश ये करना है कि कम से कम 15 दिन 20 दिन आपने निकालना है बिजाई के, 15-20 दिन तक, उसके बाद ही अपनी सिंचाई करनी है। ये रुक सकता है, नहीं तो डैम इसके लिए बेबिस्टीन है, डायथेनियम 45 है, थीरम है, कैप्टन है, कई से सीड ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे नॉर्मली आजकल जो धनिया आता है ना, आपने देखा होगा कि वो ट्रीटेड ही होते हैं, धनिया का जो बीज होता है। हाँ दोस्त, बिल्कुल। हाँ जी दोस्त जी, आम का घबराओ बिल्कुल नहीं दोस्त। ऐसे लोगों ने पूछ लिए जो बिल्कुल हमारी सुन भी नहीं रहे थे। हाँ, तो आप क्यों घबरा रहे हो? आप मत घबराओ, बोलो आप जो भी। किस चीज़ में? आम में देखो, आपने देखना आम के फल में बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। आम नहीं, मिलीबग की भी समस्या होती है। आम के फल में कई बार देखना, उस पर आम के फल के ऊपर काले रंग के दाग पड़ जाते हैं। दैट इज एक्सक्रीटा ऑफ सम कीड़ा जब एक्सक्रीटा करता है तो उसको हनी ड्यू बोलते हैं, और वो चिपक जाए, उससे आम की मार्केटिंग वैल्यू बड़ी कम हो जाती है, घट जाती है, लोग उसको लाइक नहीं करते हैं। तो नहीं, जिस चीज़ को हम छिल के खाते हैं ना, देखिए एनिमल प्रोडक्ट कोई भी है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। आप कीड़ा भी खा जा रहे हो बैंगन के साथ, अगर गलती से चला गया है, जैसे होटल में चला जाता है, वहाँ कितना आप देखोगे कि बैंगन वाले ने काटा, उसने कीड़ा निकाला होगा। ये अगर आप विश्वास, या गोभी काटते समय जिसको छील नहीं सकते हैं, अगर चला गया तो भी आपको कोई, आप आज के ज़माने में कीड़ा लगा हुआ सब्जी बाजार से खरीद के ले जाना है आपने, वो ज़्यादा यूजफुल है, उससे गारंटी है कि आपको कैंसर नहीं होगा। आजकल सबसे बड़ा बीमारी कौन सा है? जो सब सोचता है कि साला मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने ना तंबाकू खाया, ना सिगरेट पिया, ना शराब पिया, ना ये किया, औरतें फिर भी हो रहा है, फिर भी उनको कैंसर हो रहा है। तो आदमी इससे डरा हुआ है
कि जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है ना, इम्यूनिटी समझते हैं आप लोग ना, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे कम होती है तो हमारे को डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर हो जाता है, फिर हमें को कैंसर। और कैंसर हो क्या रहा है, जो कैंसर है ना, कैंसर का एक मूल कारण क्या है, क्या है आप लोग कुछ आइडिया बताओगे? कैंसर का सबसे मूल कारण है हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलना। जिस आदमी को पसीना निकालना पता है कि मुझे पसीना कैसे निकालना, स्वेटिंग पूरे साल में कम से कम 1 घंटा हर रोज आप देख लो, क्योंकि जो स्किन के अंदर हमारा जो वो है ना, जो हम केमिकल खा रहे हैं ना, वो केमिकल जमा हो रहा है 25 साल 30 साल तक, वो पता नहीं हमारे को लगता है, वो पसीने से निकलता है। वो पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप पसीना, आपको स्वेटिंग होगी, पसीने का मतलब ठीक है लथपथ है ना, कुछ आप किया करो, कोई भी एक्सरसाइज जिससे उसको पसीना निकल जाए बस, चाहे आप जैसे जो भी आपको हो, जो टफ वाला काम नहीं कुछ हो तो दीवार के साथ ऐसे करके बैठ जाओ आप, एटलीस्ट यू हैव टू सिट, कि दीवार के साथ ऐसे लग करके थोड़ी देर के लिए बैठो आप दीवार के साथ। आप देखो आधा, अगर 15-5 मिनट आप बैठ गए ना, आपको पूरा शरीर पसीने से नहला जाएगा। दीवार ऐसे रखना, सुबह उठ करके या शाम को जब भी आपको मौका लगे, यू हैव टू सिट, और तब तक नहीं जब तक ये पूरा नहला नहीं गए, यू हैव टू सिट। इतना तो आप कर ही सकते हो ऐसे करके ही। अब ये पोजीशन में अगर आप बैठ सकते हो ना 5 मिनट घड़ी लगा करके, और जब ये पूरे दर्द शुरू होगा, आपका पेन शुरू होगा, जब पसीना निकलना हो, ये एसी के कमरे में भी आपका पसीना आ जाएगा। तो यू हैव टू, नहीं आधा कम से कम 2 मिनट तो करो आप, 2 से 2.5 मिनट एक बार करना कि हर रोज करना? पसीना एक बार निकाल लो आप, स्वेटिंग हो गई, आपका फीलिंग ही दूसरा आ जाएगा। ये सबसे इजी तरीका मैंने बता दिया, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जिसमें कोई ज़रूरत नहीं कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास दीवार नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो कुछ भी नहीं। और ये कोई भी हेल्थ बेनिफिट है, और कोई भी, और इससे पसीना आपका आएगा सबसे ईजी।